राधे राधे दोस्तों, मैं वेलकम करता हूँ आपका एक नए वीडियो में। और हम लोग इस बार नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एक नए क्लास का, क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो बेसिक बात इतनी सी है कि आप लोग शायद इस चैप्टर को स्कूल में अब तक पढ़ चुके होंगे। कुछ लोगों को ये चैप्टर बेहद ही आसान लगा होगा, कुछ चैप्टर को लगा होगा कि यार, कुछ लोगों को क्या लगा होगा यार क्या ही है ये चैप्टर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जिनको आसान लगा उनके लिए रिवीजन, और जिनको लगा कि भाई बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा उनके लिए भाई आसान शब्दों में ये चैप्टर हाजिर है दोस्तों, मेरे शब्दों में। तो लेट्स बिगिन द गेम। देखिए यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 लिखा हुआ है, बिकॉज चैप्टर नंबर 1 एक फिजिकल वर्ल्ड था। फिजिकल वर्ल्ड में ज़्यादातर चीज़ें कुछ है नहीं, मतलब बस फिजिक्स के बारे में बताया गया है कि हम लोग नेचर का स्टडी करते हैं। 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं हमारे पास, आप समझ लो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है, देन हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, देन वीक न्यूक्लियर फोर्स है। उन लोग के आपस में इंटरेक्शन लिखा हुआ है। तो वो चैप्टर या तो नए सिलेबस में रिलेटेड है या फिर आप लोग पढ़ चुके हैं बड़ा आसान से, तो इसलिए मैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए क्या है कि हम लोग पहले बाइसेक्ट करते हैं अपना चैप्टर का नाम, ठीक है। स्टार्ट कर रहा हूँ बिना किसी बकते तरीके। बाकी आप बेसिक बात जान रहे हो कि भैया मेहनत लगता है ये सब वीडियो बनाने में, और अच्छे से समझाने की कोशिश में मैं यही चाहूँगा कि आप क्या करो, थोड़ा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है यूट्यूब की वो कंप्लीट कर दो, ताकि अपन इस चैनल के साथ ग्रो कर सकें और अपनों का जो फैमिली है वो एक बड़ा फैमिली बन सके। फैमिली का मज़ा जॉइंट फैमिली में ही है, न्यूक्लियर फैमिली में क्या ही, ठीक है। चलिए, तो लेट्स बी अ जॉइंट फैमिली। आप जानते हो उसके तरीके कैसे होगा। तो लेट्स फोकस कि हम लोग का पढ़ना क्या है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है, जो मैं बोल रहा हूँ मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स, ऐसे उल्टा पढ़ना है। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, आप अच्छे से समझ में आएगा आपको अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे तब। तो देखिए लाइफ में ना 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है क्वालिटी, ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे करके लिख दूँ, एक होता है क्वालिटी और एक होता है क्वांटिटी। अब देखिए क्वालिटी और क्वांटिटी में ऐसे तो आप सोचोगे कि भैया सिर्फ एक वर्ड का फ़र्क है, एल और टी का फ़र्क है, बट नहीं, फ़र्क है बहुत ज़्यादा का। क्या फ़र्क है मैं बताता हूँ। क्वालिटी आप फील करते हो, वो महसूस जो कर रहे हो सकता है कि सेम फीलिंग कोई और भी महसूस कर रहा होगा, बट दोज फीलिंग्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड। याद रखिएगा वर्ड मैं जो बोल रहा हूँ, दोज फीलिंग्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड और मेजर्ड। जब आप कंपेयर नहीं कर सकते तो मेज़र नहीं कर सकते, जब आप मेज़र नहीं कर सकते तो कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों सेम ही बात है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक। बट जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी के बारे में बात है कि ये कंपेयर भी किया जा सकता है और मेज़र भी किया जा सकता है, ठीक है। यानी आप मेज़र करते हो कंपेयर करने के लिए, कंपेयर करोगे तो मेज़र करना पड़ेगा। तो याद रखिए एकदम बेसिक डिफरेंस मैं बता रहा हूँ। जैसे आप प्यार बोल रहे हो, लव इज़ द गॉड ऑफ द ऑल फीलिंग्स आप कह सकते हो। तो जो आपस में आप लव कर रहे हो किसी को और वो सामने वाला बंदा आपको लव कर रहा है, ये दोनों कभी कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो ये जो झगड़ा है ना कि मैं ज़्यादा प्यार करता हूँ कि तुम ज़्यादा प्यार करते हो, ये महा फालतू झगड़ा है। इसको कभी हम लोग कंपेयर कर ही नहीं सकते, कभी हम लोग मेजर कर ही नहीं सकते, बिकॉज व्हाट इज़ दिस, लव इज़ अ फीलिंग, लव इज़ ए क्वालिटी, ठीक है। उसी तरह एंगर, उसी तरह हेटरेट, सब कुछ, ठीक है। बट क्वांटिटी के बारे में बताऊं मैं, अगर किसी 2 बंदे का हम लोग मास बोला जाए, फॉर एग्जांपल एक हाथी पकड़ लीजिए और एक चींटी पकड़ लीजिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप कहोगे कि भैया हाथी का मास ज़्यादा है, चींटी का मास कम है। अब बोलोगे देखने से पता चल रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए कि 2 चींटी पकड़ ले तो उसके बीच में भी कंपेरिजन हो सकता है। आप दोनों चींटी को तराजू पे रखो, ऑब्वियसली यू नीड थोड़ा छोटा सा प्रिसाइज तराजू। प्रिसीजन क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होता है, बस सीखेंगे। ऐसे तो सीख चुके थे केमिस्ट्री में, याद है केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर में प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बारे में बताया गया था। तो अगर आपको केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर याद है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, अगर आपको याद है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और अगर नहीं याद है तो आप जाके अभी प्लेलिस्ट अपना चेक करेंगे, मतलब इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद उसको जाके रिवाइज करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि भैया बहुत सारा टॉपिक मैच कर रहा है। फॉर एग्जांपल सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या थे, सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स क्या मैंने बताए थे, राउंडिंग ऑफ के फिगर्स रूल क्या मैंने बताए थे, प्रिसीजन क्या था, एक्यूरेसी क्या था, एंड थिंग्स लाइक दैट ऑलरेडी मेंशन्ड है ना। बेस यूनिट क्या होता है, डिराइव्ड यूनिट क्या होता है। तो
उस नॉलेज का यूज़ करके मैं यहाँ पे रिवाइज़ करवाऊँगा आपका। और ये जो वीडियो है इसमें काफ़ी कंटेंट बड़ा शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, है जी। तो लेट्स मूव ऑन। तो मैं ये आपको बता रहा था कि जो चीज़ें होती हैं अपन लाइफ में जो अति करते हैं, डिस्कस करते हैं, वो दो तरीके के होते हैं, क्वालिटी और एक क्वांटिटी। तो भैया ऐसा है कि क्वालिटी जो होता है उसको कंपेयर नहीं कर सकते, मेज़र नहीं कर सकते। क्वांटिटी को अपन मेजर कर सकते, कंपेयर कर सकते हैं, एंड वही मेज़र को अपन बोलते हैं मेज़रमेंट। तो इस केस में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, जब मेज़र करते हैं तब हम लोग का बारी आता है यूनिट का। मैंने आपको क्या बोला था? वाई वी नीड मेजरमेंट। वाई वी नीड मेजरमेंट? वी नीड मेजरमेंट फॉर कंपेयरिंग, बताओ, कंपेयरिंग क्वालिटीज़ की क्वांटिटीज़। तो यू विल से कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, यानी दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना है। अब कंपेयर करना है तो कुछ स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा, है जी। स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा तभी ना आप कंपेयर करोगे उससे, कि भैया इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप 3 भाई हो, ठीक है। पहले भाई का नाम है एंगन, ठीक, दूसरे भाई का नाम है बैंगन, और तीसरे भाई का नाम है ट्रैंगन, ठीक है। अब ये 3 भाई हुए लाइफ में। ओ भाई तू इधर निकलना, ठीक है। ट्रैंगन, एंगन, बैंगन, ट्रैंगन में सबसे पहले एंगन पैदा हुआ और एंगल बड़े खूबसूरत तरीके से आयुष बन गया, ठीक। अब बैंगन और ट्रैंगन के लिए पता है स्टैंडर्ड क्या सेट हो जाएगा? एंगन, क्यों एंगन स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा? क्योंकि वो सबसे पहले आया। और बैंगन और ट्रैंगन ना चाहते हुए भी पता है किससे कंपेयर होंगे? हमेशा एंगन से कंपेयर होंगे। क्योंकि पता है जब भी बैंगन और ट्रैंगन समाज में निकलेंगे और बोलेंगे ये देखो एंगन का भाई जा रहा है, एंगन आईएएस बन गया लेकिन बैंगन भैंस चरा रहा है। ये देखो ट्रैंगन, एंगन का भाई जा रहा है, एंगन आईएएस बन गया लेकिन ट्रैंगन दिमाग खराब बकरी चरा रहा है। दिस इज़ कंपेयर माई फ्रेंड। ऑब्वियसली सोसाइटी में कंपेरिजन बुरा होता है, बट फिजिक्स में कंपेरिजन बुरा नहीं होता है, बिकॉज दैट कंपेरिजन कॉल्ड यूनिट। आई होप यू गेट इट। यहाँ पे यूनिट क्या हो गया? आईएएस। तो खैर ऑब्वियसली हम लोग ये यूनिट नहीं पढ़ेंगे। हम लोग जो यूनिट पढ़ते हैं वो मीटर पढ़ते हैं, सेकेंड्स पढ़ते हैं। मीटर होता है लेंथ के लिए, सेकेंड होता है टाइम के लिए, मास होता है केजी के लिए, एंड थिंग्स लाइक दैट। ओके, अपन आगे भी पढ़ेंगे और भी क्या यूनिट्स होते हैं। तो आप एक बेसिक बात समझ गए कि भैया ऐसा है कि यूनिट हम लोग कंपेरिजन के लिए करते हैं। जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो कंपेयर के लिए हम लोग एक स्टैंडर्ड चाहिए, ना भैया, ठीक है। स्टैंडर्ड हम लोग अलग अलग चीज़ मान सकते हैं, ठीक है। अब मैंने पढ़ाई के टर्म में स्टैंडर्ड माना तो आपको पता चला कि एंगन बहुत तेज़ था और बैंगन ट्रैंगन बहुत लेट था। अभी मैं वही खेल कूद में मान लीजिए स्टैंडर्ड मान लेता तो पता चलता कि भाई बैंगन तेज़ निकल गया। मतलब कुछ भी हो सकता है। तो आप देखते हो कि आप क्या स्टैंडर्ड मांगते हो, उस हिसाब से चीज़ें चेंज होंगी। यानी यूनिट क्या खेल रहे हो उस पर डिपेंड करता है। आई होप यू गेट इट। चैप्टर का नाम क्लियर हो गया कि यूनिट एंड मेजरमेंट होता क्या है, किसको मेजर करते हैं, किसको मेजर नहीं कर सकते, मेजरमेंट में यूनिट का क्या रोल होता है। वेरी गुड, चलिए समझ गए आप, बहुत अच्छे। तो आप यहाँ पे देखो जस्ट चैप्टर के शुरू में लिखा हुआ था, उसको भी मैं आपको बता दूँ कि जो फिजिकल क्वांटिटी होता है। आप बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है भैया, आप तो अभी क्वांटिटी बताए, फिजिकल क्वांटिटी तो मैं आपने बताया ही नहीं, तो मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। देखिए फिजिकल क्वांटिटी, मैं आपसे एक सीधा सा बात पूछूँ, ध्यान से, आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना। मैंने बोला क्वालिटी और क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी वर्ड है हम लोग किस सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स में। तो बेसिक बात इतनी सी है कि जितने भी क्वांटिटीज़ होंगे जो लॉ ऑफ फिजिक्स से गवर्नड होंगे, फिजिक्स में बहुत सारे लॉज आएंगे जिन पे वो फिजिक्स के लॉज अप्लाई होंगे, वो सारी क्वांटिटीज़ को अपन क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज़। तो बोलेंगे भैया कि कोई केमिकल क्वांटिटी भी होगा? हाँ, जहाँ लॉ ऑफ केमिस्ट्री अप्लाई होगा उसको हम लोग केमिकल क्वांटिटीज बोलेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फिजिकल क्वांटिटी। फिर बोलोगे भैया बहुत सारा जो हम लोग सब वर्ड जानते हैं ना, वो फिजिक्स में भी यूज़ होता है, वो केमिस्ट्री में भी यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको बताते हैं एक बात, आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे, अब बोलोगे कि भैया थर्मोडायनेमिक्स ना मेरा ना केमिस्ट्री में भी सब्जेक्ट है और फिजिक्स में भी सब्जेक्ट है, मतलब चैप्टर है। अब बताओ इसको फिजिकल क्वांटिटी बोले कि केमिकल क्वांटिटी बोले? तो हम बोलेंगे इसको देखो, इसको किस चीज़ का पार्ट है बताए? ये पार्ट है फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। जहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री आके मिलती है वो फिजिकल केमिस्ट्री कहलाती है। आपको एक बात बताऊँ, हम लोग साइंस में नेचर के बारे में स्टडी कर रहे हैं और वो अपना सहूलियत के लिए साइंस को डिवाइड करके रखा है। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया। लेकिन जब आप गौर से देखोगे तो सारा चीज़ कनेक्ट हो रहा है, सारा का सारा चीज़ कनेक्ट होगा, एक बनेगा। सबका मालिक है ना साईं बाबा, उसी तरह सब एक है, ठीक है।
अद्वैत है। ये हम लोग डिवीज़न करके रखे अपना कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि हम लोग इस एक ऐसे ब्रह्मांड को ऐसे समझा नहीं पाते। याद है जब कृष्ण भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं तो कैसे हदस जाता है अर्जुन, क्योंकि ह्यूमन आइज़ जो अर्जुन ठीक कर रहा है, ह्यूमन को रिप्रेजेंट कर रहा है अर्जुन, वो इस विराट रूप, इस एक रूप को देखने के लिए बना ही नहीं है। तो इसलिए हम लोग सो मेनी डिविजन, सो मेनी बंटवाराज एंड वी आर फीलिंग कंफर्टेबल, और फिर उसे क्विज में लड़ते हैं। तो दिस इज़ द गंद। खैर उधर नहीं जाते, वो तो फिलोसफिकल हो जाएगा, हम लोग वापस फिजिक्स पे आते हैं। तो वहाँ यही लिखा हुआ है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी वो फिजिकल क्वांटिटी दो चीज़ों के प्रोडक्ट से बनी होगी। एक मैं आपको लिखने का कोशिश करता हूँ, यहाँ ध्यान सुनेगा। एक तो आपका नंबर होगा और एक उसका यूनिट होगा। अब बोलेंगे भैया नहीं समझ में आया, आप थोड़ा सा समझाओ, तो हम समझाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिए, मान लीजिए मैंने एक लेंथ मेजर किया, आप समझ लो कि लकड़ी था और लकड़ी को मैंने मेजर किया तो पता चला कि वो 1 मीटर का था। तो इसमें जो 1 है वो एक नंबर है और इस नंबर को अपन बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, फिजिक्स में जो टर्म यूज़ होगा उसको भी आप नोट करोगे ना भैया, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, मैग्नीट्यूड। बहुत अच्छे। और इस मीटर को बोलते हैं, जिसे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, इस मीटर को बोलते हैं यूनिट। अब बोलोगे भैया नहीं समझ में आया, आप थोड़ा सा अच्छे से समझाओ, तो हम बताते हैं, ध्यान सुनना। अब मैं एक क्वांटिटी नहीं 2 क्वांटिटी लगता हूँ। क्वांटिटी 1 वो था 1 मीटर और क्वांटिटी 2 ये था 2 मीटर। अब समझिए इस बात को, अगर मीटर कोई स्टैंडर्ड है तो जो क्वांटिटी 1 है ना वो 1 टाइम्स है। 1 टाइम्स मतलब क्या, सेम चीज़, मतलब 1 मीटर ही है। अच्छा, अगर मीटर कोई स्टैंडर्ड है तो क्वांटिटी 2 पता है कितना टाइम्स है उसके, 2 टाइम्स है। 2 गुना मीटर, 2 गुना मीटर मतलब 2 टाइम्स। अगर 3 मीटर होता है तो 3 टाइम्स, अगर 4 मीटर होता है तो 4 मीटर, अगर हाफ मीटर होता है तो हाफ टाइम्स। अच्छा, ये समझ में आ गया आपको कि एक 1 टाइम्स है और एक 2 टाइम्स है। तो अगर बोले कि बताओ Q1 और Q2 आपस में कैसे रिलेशन में, Q1 और Q2 आपस में कैसे रिलेशन है, तो बोल रहे हो भैया Q1 आधा है Q2 का, या फिर बोलोगे Q2 दोगुना है Q1 का। सिंपल दिख रहा है, 2 का आधा 1, 1 का दोगुना 2, उल्टा। बुझाया बात? यानी क्या कर रहे हो इन सारे खेला में, कंपेयर कर रहे हो। अच्छा, जब आप कंपेयर करोगे तो याद रखना, कंपेयर करोगे तो हमेशा 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 ऐसे नहीं लगता आपको कि Q1 Q2 कंपेयर हो पा रहा है, क्योंकि दोनों का यूनिट मीटर था, दोनों का जात सेम था। यानी दोनों किस नेचर का था भैया, दोनों लेंथ के नेचर का था। क्या अगर हम एक लेंथ और एक मास रखें, फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनिएगा, आप बताने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, जो मैं सिखा रहा हूँ बहुत काम का चीज़ सिखा रहा हूँ। ये 2 kg ठीक Q1 है। अब आप लिख लो Q2 जो है आपका वो हो गया 4 मीटर। अब सुनो मेरी बात, क्वांटिटी 1 2 kg, मतलब kg किसका स्टैंडर्ड होता था, याद है, मास के मेजरमेंट का, और मीटर लेंथ के मेजरमेंट का। भैया क्या आप क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 को कंपेयर कर सकते हो, घंटा कंपेयर कर सकते हो? भैया जात चेंज हो गया, और जात अगर चेंज हो जाता है तो ना हम उसको जोड़ सकते हैं, ना उसको हम घटा सकते हैं, ना उसको कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, गुना भागा कर सकते हैं, हाँ गुना भागा कर सकते हैं भैया, जोड़ घटाओ और कंपेयर नहीं होगा। दैट मीन्स इस प्रिंसिपल को लॉ कुछ बोलते हैं क्या भैया, हाँ इस प्रिंसिपल को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। फिजिक्स में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या आपको ये बात याद रहेगा? मैं लिख दूँ यहाँ पे, ठीक है लिख देता हूँ। क्या बोलते हैं इसको, ध्यान से सुनिएगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मतलब जो भी कांड होगा वो सिर्फ एक ही जात में होना चाहिए। मैं सोसाइटी का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल चीज़ों का बात कर रहा हूँ। आप समझिए इसको ऐसे कि एक जात के लोग ही आपस में जुड़ेंगे, आपस में घटेंगे, आपस में कंपेयर होंगे। गुना और भागा चलेगा, जैसे वर्क को हम लोग बोलते हैं फोर्स गुना, ऐसे गुना तो हो गया और उससे वर्क निकल गया। लेकिन क्या आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को जोड़ सकते हो? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को आप जोड़ नहीं सकते। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको ये होने नहीं देगा। क्या ये अपेयर कर रहा है कुछ? हाँ अपेयर कर रहा है, लगता है समाज का बात। समाज में भी ऐसे होता है ना, जात जात का बात करते हैं, बट मैं समाज नहीं पढ़ा रहा, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा। चलिए आगे बढ़ते अपन। तो वो सब सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट डिफाइन करेंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट में फिजिकल क्वांटिटी तो मैंने बता ही दिया, जो बेसिक फिजिक्स के लॉ गवर्न करेंगे उससे फिजिकल क्वांटिटीज़ बनेगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन तो रहेगा ही फिजिक्स का, तो वो सारे फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगे। फिजिकल क्वांटिटीज़ में 2 क्वांटिटीज़ होते हैं, उसको अपन 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़, बेस क्वांटिटीज़ भी बोला जाता है कभी कभार इसको, और एक होता है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बेस क्वांटिटीज़ में क्या फ़र्क है आप समझो। फंडामेंटल देखिए क्या है कि जो चीज़ें बेसिक रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल याद है कि कोई बोले कि व्हाट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर सर्वाइवल, तो आप बोलेंगे कि भैया रोटी कपड़ा मकान। फर्स्ट वन इज रोटी,
देन इज़ कपड़ा, देन इज़ व्हाट, मकान। पहले के ज़माना में, अब तो खैर बेसिक चीज़ें में बहुत सारी चीज़ें और ऐड हो गई हैं। ठीक है, तो भैया देखिए, रोटी मतलब आपको खाना तो चाहिए, फिर आपको कपड़ा चाहिए और फिर मकान मतलब रहने के लिए घर चाहिए। ये 3 चीज़ें बेसिक थे, इसके बाद बाकी सारी चीज़ें आती थी। उसी तरह क्वांटिटीज़ जो बेसिक है, जिसके बाद फिजिक्स का जन्म होगा, जिसके बिना फिजिक्स के हम लोग बात ही नहीं कर सकते, स्टार्ट ही नहीं होगा लैंग्वेज, वो सारी क्वांटिटीज़ को हम लोग बोलते हैं बेसिक क्वांटिटीज़। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप जब भी फिजिक्स में देखोगे तो ये 3 चीज़ बहुत ज़्यादा ऐड होगा, लेंथ, ठीक है, फिर मास और टाइम। ये 3 बात बहुत ज़्यादा बात होता है। तो बोलोगे ये 3 चीज़ क्या है भैया, तो ये 3 चीज़ बेसिक क्वांटिटी है, लेंथ, मास, टाइम। अब बोलोगे ये 3 चीज़ अगर बेसिक क्वांटिटी है तो आप एक बात बताओ, हम लोग तो 7 को पढ़ के रखे थे, तो आप सही पढ़ के रखे हो 7 को, लेकिन चूंकि इतना ज़्यादा बात होता है तीनों का, तो लोग ऐसे बोलते हैं कि 3 ही नहीं, टोटल कितने बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, 7। अब जितने भी बेसिक क्वांटिटीज़ के यूनिट होंगे तो उसके यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे, 7 बेसिक यूनिट्स। अच्छा, अब इस सारे से जो डिराइव्ड होगा, इस सब से जो बन के निकलेगा उसको बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी या फिर डिराइव्ड यूनिट्स। बोलेंगे भैया बन के निकलने का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर यहाँ पर वेलोसिटी समझो, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। अब बोलेंगे भैया आप ds/dt लिखे, हम तो ds है, हम तो ये पढ़े थे, डेल एस चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बटा चेंज इन टाइम टेकन, और हमको ये नहीं समझ में आ रहा आप d क्यों लिखे हो, d क्या होता है, तो हम समझाएंगे। देखिए, एक होता है मैथमेटिकल फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स कहता है कि आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यूज़ करोगे, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यूज़ होगा क्योंकि आप 11-12 में पहुँच गए, 10वां तक आप इस बड़ा चेंज में खेलते थे। जब इसी बड़ा चेंज को आप छोटा चेंज में खेलने लगते हो, डेल एस, तो डेल एस ds बन जाता है। ds मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू किसके भैया, टाइम के। अगर आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कंफर्टेबल है आप, तो आप समझ जाइए कि आपको 11-12 का फिजिक्स में कोई तकलीफ नहीं होगा। 90% बच्चों को 11-12 के फिजिक्स में तकलीफ इसलिए होता है क्योंकि उनका मैथमेटिकल फिजिक्स कमज़ोर होता है। इसलिए देखते होंगे कि आपके बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, जब वो बायोलॉजी लेते हैं तो वो मैथ भी लेते हैं। वाई दे टेक मैथ, बिकॉज दे स्ट्रगल इन फिजिक्स एंड मैथ्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ द फिजिक्स, एंड फॉर दैट दे टेक मैथ। ठीक है, ज़रूरी नहीं है क्योंकि बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स बहुत कम मैथ यूज़ करके आप देखोगे तो फिजिक्स का काम चल सकता है। तो अगर फिर भी अगर नहीं लेना चाहते तो नहीं भी लिया जा सकता है, बशर्ते कि आप सही जगह से अच्छे तरीके से पढ़ो तो आपको समझ में आएगा। तो वो मैं आपको कंफर्टेबल करा दूंगा। मैथमेटिकल फिजिक्स का मैं कभी क्लास लूँगा, ठीक है। चलिए, यूनिट या मेजरमेंट स्टार्ट खत्म करने के बाद मैं उसी का क्लास ले लूँगा। तो उसमें आपको मैं 3 चीज़ें सिखाऊँगा। एक होगा डिफ्रेंशिएशन, बड़ा अच्छे से समझेंगे हम लोग उस समय, ठीक है। दूसरा होगा इंटीग्रेशन, ठीक, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। तीसरा मैं ग्राफ स्टडी करने सिखाऊंगा, ठीक है। ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज आपको अच्छा होना चाहिए। 5वां चीज़ जो मैं सिखाऊंगा वो है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ये सब देखिए मैथ के टॉपिक है। और 6ठा चीज़ जो मैं सिखाऊंगा वो है लॉगरिथमिक, लॉग का कैसे यूज़ होता है। तो ये 4 से 5-6 टॉपिक जो होते हैं, बाइनोमियल थ्योरम भी थोड़ा सा, ये 5 से 6 टॉपिक जो है ये मैथमेटिकल फिजिक्स के पार्ट हैं, इसको अपन सीखेंगे। तो अभी मैंने आपको सिखाया कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होता है, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होता है, वेलोसिटी किस में काउंट होगा, तो डिराइव्ड में, क्योंकि देखिए क्या बोला था, डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ और टाइम, लेंथ और टाइम का यूज़ करके, बेसिक क्वांटिटी का यूज़ करके एक डिराइव्ड क्वांटिटी तक पहुँचे। तो इस तरीके से फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल यूनिट्स डिफाइन हो गई, डिराइव्ड क्वांटिटीज़, डिराइव्ड यूनिट डिफाइन हो गई। अब हम लोग आगे चल सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि देखिए यूनिट वो चीज़ें होती है जिससे हम लोग क्वांटिटी को मेज़र करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ मेजरमेंट, द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। कंपेयर करते हैं, सोसाइटी में कंपेयर करना बुरी बात है, बट एक बात जान लीजिए, ग्रोथ उसी समय होगा जब आप हेल्दी कंपैरिजन करोगे। अब बोलो, मैंने आप बोला हेल्दी कंपैरिजन क्या होता है, हेल्दी कंपैरिजन इन द सेंस कि आप समझो व्हाट्स योर लिमिट्स, आप किससे कंपेयर कर रहे हो और उसे हदस मत जाओ, ठीक है। जैसे सोसाइटी हेल्थ जो पेरेंट्स कंपेयर करते हैं वो नॉर्मली अनहेल्दी होता है, ठीक है, क्योंकि दो वर्ड्स यूज़ करते हैं अपने बच्चे लोगों के लिए कि देखो फलानमा का बच्चा ये, तुम तो लेड़ है, तुम तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा या फिर कर पाएगी। दिस टाइप ऑफ वर्ड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनके बच्चों के मेंटल हेल्थ को ख़राब कर रहा होता है। एंड बच्चे भी कुछ कम नहीं है, बच्चे भी कंपेयर ही कर रहे हैं। अब बोले बच्चे कैसे कंपेयर कर रहे हैं, बच्चे कंपेयर कर रहे हैं कि अच्छा इसकी गर्लफ्रेंड है, ये 2 बंदे से बात करता है तो मैं 4 बंदे से बात करूँगा, नहीं भी करूँगा तो 4 बंदे के बारे में मैं डीलिंग देते रहूँगा, ठीक है। या फिर शो ऑफ,
जो आप देखोगे जो शो ऑफ होता है, फॉर एग्जांपल आपका मैथ में या फिर फिजिक्स में अपने एग्ज़ाम दिया और उसमें आपके मार्क्स आए 5 मान लीजिए, और आप उसका क्या बताते हो, आप बताते हो उसका 25, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि आप इतना कमज़ोर हो। और जब भैया खुद के बारे में आप अपना रियलिटी एक्सप्लेन अपना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप ग्रो कैसे करोगे। ठीक है, आप आए हो, आप हो स्टैंड करते हो 5 पे और आप लोगों को बता रहे हो 25 पे, तो आपका माइंड भी 25 को एक्सेप्ट करेगा, जो कि एक फॉल्स रियलिटी है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका ग्रोथ हैम्पर हो गया। तो ऐसा नहीं कि कंपैरिजन बुरा होता है, बेसिक बात इतनी है कि आप कंपैरिजन कर रहे हो, हेल्दी कंपैरिजन कर रहे हो कि अनहेल्दी कंपैरिजन कर रहे हो। तो यू शुड नो हाउ टू कंपेयर इन अ हेल्दी मैनर। तो यही है, फिजिक्स में हम लोग सीखेंगे कि कैसे कंपेयर किया जाता है यूजिंग मेजरमेंट्स, क्वांटिटीज़, यूनिट्स। ये तो सारा बात हो चुका था। क्यू बराबर एक फॉर्मूला आ चुका है हमारे पास, बोलिए बोलिए बोलिए। क्यू बराबर क्या होता है, एन यू। क्यू बराबर क्या होता है, न्यू। जब भी आप कंपेयर करोगे, ग्रो करोगे तो आप न्यू हो जाओगे, पुराना हट जाओगे। और क्यू बराबर एन यू। क्यों भाई, क्यू कंपेयर करना है ताकि आप न्यू बनो। क्यू कंपेयर करना है भैया ताकि आप न्यू बनो। क्यू बराबर एन यू। एन मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको अपन बोलते हैं मैग्नीट्यूड, और यू बोलते हैं यूनिट। दैट मीन्स यूनिट जिसे आप कंपेयर करते हो, एक स्टैंडर्ड सेट करते हो, वो स्टैंडर्ड को ही हम लोग बोलते हैं यूनिट। वेरी गुड। अच्छा, दोनों में अगर आप ध्यान से सुनो कि मैंने एक लेंथ को मेज़र किया और एक लेंथ को मेज़र करने के बाद मेरा वो मेजरमेंट आया 1 मीटर। मैं चाहता हूँ कि वो मेजरमेंट किसी मेरे दोस्त ने मेजर किया, उसका आया 100 सेंटीमीटर। बहुत अच्छे। अब आप पूछोगे कि भैया कौन सही, भैया दोनों सही, दोनों अलग अलग यूनिट में मेजरमेंट कर रहा है, इसलिए देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू भी वैली कर रही है। अब एक बात बताओ, 1 मीटर और बराबर 100 सेंटीमीटर, ये दोनों क्वांटिटी अलग अलग है कि सेम है? अरे भैया सेम रॉड या सेम लकड़ी को मेजर कर रहा है तो सेम ना हुआ। तो भैया ध्यान से सुनिए मेरी बात। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ फिजिक्स में हर जगह काम करेगा, हर जगह फिजिक्स में काम करेगा। ध्यान से सुन लीजिए, आप नहीं सुनेंगे तो बहुत मार खाएंगे। मैंने क्यू का फॉर्मूला आपको क्या बताया था, मैंने आपको क्यू का फॉर्मूला बताया था एन यू। क्यू का फॉर्मूला बताया एन यू। फिजिक्स में कभी भी फॉर्मूला जब रिलेट होता है तो उसमें 3 क्वांटिटीज़ होते हैं। 3 क्वांटिटीज़ में आपस में रिलेशन जब हम लोग बनाते हैं तो ध्यान सुनिएगा, क्यू और एन में कैसा रिलेशन है, सीधा सीधी तो बोलेंगे डायरेक्ट रिलेशन। अगर एन बढ़ेगा तो क्यू भी बढ़ेगा, एन घटेगा तो क्यू भी घटेगा। 1 मीटर 2 मीटर, दोनों में न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए, एक है एक 2 है, तो कौन सा क्वांटिटी ज़्यादा, ऑब्वियसली 2 वाला, जिसमें एन ज़्यादा उसमें क्यू भी ज़्यादा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत तेज बहुत तेज बहुत तेज, वेरी गुड। अच्छा, एक और बात ध्यान से सुनिए, जब भी मैं आपको 2 चीज़ के बारे में बोला, अगर क्यू और एन के बारे में बोलूँ तो यू अपने आप कांस्टेंट हो जाता है। यू अपने आप कांस्टेंट हो जाता है। किसी भी 3 दोस्त में अगर 2 दोस्त में मार चल रहा है तो ये तीसरे दोस्त का जिम्मेदारी बनता है कि वो भी मार ना करने लगे। वो बोले भाई शांत हो जाए भाई, हौले हौले, कोई दिक्कत नहीं है, अपन तीनों दोस्त हैं, बचपन से दोस्त है। कोई भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग उसको संभालते हैं ना भाई, उसको सीखते हैं ना भाई, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर 3 दोस्त हो इन अ फ्रेंड सर्कल ऑफ 3, इफ 2 आर फाइटिंग then it's the responsibility of the third one कि you should intervene and make them understand कि what mess they are creating. This is utter nonsense. This will avoid this. Okay? तो खैर, तो मतलब आपको कांस्टेंट हो जाना है, आपको नहीं लड़ने लगना, आपको चेंज नहीं होना। तो Q और N में जब चेंजेस आ रहे हैं तो कैसे रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। कब, जब U कांस्टेंट है। अच्छा बताओ Q और U में कैसे रिलेशन है और उस समय क्या कांस्टेंट रहेगा। बहुत अच्छे, आप तेज हो गए हो। Q और U में रिलेशन है डायरेक्टली। क्यों, क्योंकि आप बोले थे सीधा सीधी, ऐसे फॉर्मूला में सीधा सीधी हो तो डायरेक्ट, मतलब U बढ़ेगा तो Q भी बढ़ेगा, U घटेगा तो Q भी घटेगा। बहुत अच्छे। अच्छा, U मतलब यूनिट। यूनिट एक बड़ा यूनिट होता है, बिगर यूनिट, एक होता है स्मॉलर यूनिट। अगर बिगर यूनिट में कंपेयर कर रहे हो, कंपेयर करना पड़ रहा है तो मतलब क्वांटिटी बड़ा है। अगर स्मॉलर यूनिट में कंपेयर करना पड़ा है मतलब क्वांटिटी छोटा है। कैसा रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन। मैं इस पर क्यों इतना ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि पूरे फिजिक्स में काम आएगा, और जो भी पूरे फिजिक्स में काम आएगा उस आप बोर हो जाओगे, लेकिन मैं इतना बार रिपीट करूँगा ना कि आपके दिमाग में नहीं चाहते भी आपका वो दिमाग में छप जाएगा। बहुत अच्छा, ही समझ में आ गया भैया। अब बताओ एन और यू में कैसे रिलेशन है। अच्छा, एन और यू में जब रिलेशन पूछूं तो क्या कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट उस समय रहेगा क्यू। क्यू क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, जैसे इस केस में क्वांटिटी कांस्टेंट है। अब बताओ एन और यू में कैसे कंपेयर करें, पहले सीधा सीधी डायरेक्ट रिलेशन। घंटा, देखो इसको बोलते हैं अपन नदिया। नदिया के ई पार क्या है, क्यू, और नदिया के ऊ पार क्या है, एन और यू। नदिया के एक ही तरफ हो तो हम लोग कंपेयर नहीं करते। आप पहले नदिया के आर पार फेंक दो, तो आप या तो एन को उधर फेंक दो या तो यू को फेंक दो, तो देखिए क्या हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा भैया। क्यू, अरे भाई चलता क्यों नहीं है, क्यू बटा यू इक्वल टू एन। क्या किए, जो उधर यू बगल में था इधर आ गया, अरे बाबा गुना से भागा। अब बताओ एन और यू में कैसे रिलेशन है, सीधा सीधे की टेढ़ा टेढ़ी। टेढ़ा टेढ़ी, टेढ़ा टेढ़ी मतलब उल्टा खेला होगा, इन्वर्स रिलेशन होगा। माने अगर एन बढ़ा तो पता है यू का होगा, यू घट जाएगा, एन बढ़ा तो यू घट जाएगा। अब बोले भैया नहीं समझ में, इसको हमको अच्छे से समझाइए। तो हम समझा चुके हैं,
1 मीटर बराबर आप क्या लिखोगे बोलो? 100 सेंटीमीटर। एक बात बताओ, मीटर और सेंटीमीटर में कौन बड़ा यूनिट? अब बच्चा में पढ़ोगे चौथा पाँचवा क्लास में, तो आप जानते हो मीटर, और छोटा यूनिट कौन है? सेंटीमीटर। जब छोटे स्टैंडर्ड में छोटे यूनिट में कंपेयर करोगे तो वैल्यू बड़ी आएगी। हुआ ना उल्टा रिलेशन? देखो सेंटीमीटर क्या है? छोटा है, तो उसका वैल्यू क्या है? 100 बड़ा। मीटर क्या है? बड़ा यूनिट है लेंथ का, तो उसका वैल्यू क्या है? 1 छोटा। आया उल्टा रिलेशन? आया इन्वर्स रिलेशन? आया कॉमन सेंस हेल्प? नहीं आया भैया। और कोई एग्जांपल दो, हम बताते हैं आपको। आप हाथी लो, हाथी, और एक लो चींटी। एक बात बताओ, हाथी का पॉपुलेशन ज़्यादा है कि चींटी का पॉपुलेशन ज़्यादा है इस पूरे वर्ल्ड में? तो बोलोगे भैया 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 चींटी का पॉपुलेशन ज़्यादा है। हाथी का क्यों नहीं? क्योंकि भैया हाथी का साइज़ देख रहे हो, इतने साइज़, और चींटी का साइज़ देख रहे हो, जिसका साइज़ कम उसका पॉपुलेशन ज़्यादा, जिसका साइज़ ज़्यादा उसका पॉपुलेशन कम। नहीं, कुछ और एग्जांपल। चलिए कोई और एग्जांपल देते हैं। अब पैकेट खरीदते हो? पैकेट, पैकेट तो खरीदते हैं भैया। देखिए एक बात बताता हूँ आपको 500 ग्राम क्वांटिटी खरीदना है, तो जो 500 ग्राम क्वांटिटी खरीदोगे, मान लो आधा केजी, चलो पैकेट छोड़ो, आधा केजी आलू खरीदना है, आधा केजी आलू खरीदोगे तो आलू का साइज मैं बताता हूँ, ये छोटा छोटा आलू और ये बड़ा बड़ा आलू। अभी को बात बताओ, आधा केजी आलू में कौन सा आलू, छोटा वाला कि बड़ा वाला ज़्यादा संख्या आएगा, काउंटिंग में ज़्यादा आएगा, और कौन सा आलू काउंटिंग में कम आएगा? ऑब्वियसली बड़ा आलू काउंटिंग में कम आएगा, और छोटा आलू काउंटिंग में ज़्यादा आएगा। अब अगर इसके बाद भी नहीं समझे कि भैया यूनिट और क्वांटिटी मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू में उल्टा रिलेशन है, तो भैया सत सत नमन है आपके अगर चरण है कहीं, तो मैं आपको उसको स्पर्श करता हूँ और बोलता हूँ, लेट द गॉड कम ऑन द अर्थ एंड मेक यू अंडरस्टैंड। चलिए खैर, लेट्स मूव ऑन। तो भैया ये कहानी हो गई, यही सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन है। पढ़ने तो आपको आता ही होगा, पढ़िए आराम से कि न्यूमेरिकल वैल्यू n, अच्छा किसका क्या मतलब होता है आप इसे भी समझो। जैसे अब जब भी मैं q लिखूँ तो आप समझिएगा कि दिस इज़ फिजिकल क्वांटिटी। जब भी n लिखूँ तो न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर मैग्नीट्यूड बोलेंगे आप, और जब भी मैं u लिखूँ तो आप बोलेंगे उसको यूनिट। याद है फॉर्मूला सिखाया था आपको, कैसे बोलोगे इस फॉर्मूला को? क्यों याद करें फॉर्मूला को? क्योंकि भैया इस फॉर्मूला को याद करने के बाद अब न्यू हो जाओगे, q बराबर NU। q बराबर क्या हो जाओगे? NU। q बराबर NU। वेरी गुड। कंपेयर करोगे, ग्रो करोगे तो आप नहीं हो जाओगे। वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छे, इस शिक्षक को हम लोग जो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। समझ गए? व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? याद रखें, फिजिकल यूनिट, सॉरी व्हाट इज फिजिकल यूनिट आपको याद होना चाहिए। फिजिकल यूनिट वो स्टैंडर्ड है जिससे अपन कंपेरिजन करते हैं, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। कंपेरिजन करना मतलब मेजर करते हैं, हेल्प मिलता है आपसे। ये जो फिजिकल क्वांटिटी में जो सूटेबल साइज़ का होना चाहिए, एक फिक्स साइज़ का होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी अंदाजे साइज़ का ले लिए और उससे आपका खेला नहीं होगा, आपको एक फिक्स साइज़ का ही लेना पड़ेगा ताकि सब लोग के लिए हो। और दूसरा बात कि एक्सेसिबल होना चाहिए सबके पास। पता चला कि आप अपना हाथ से नाप रहे हो, क्या इसका हम लोग फिजिकल यूनिट ले सकते हैं? अपना हाथ का पान, पहले लोग तो करते थे, लेकिन ये आपका हाथ तो आपका हाथ है। पता चला आपका दोस्त जो कि कहीं दूर देश में रहता है और उसको भी मेजर करना था वही रस्सी, आपने भेजा एक बैट कुछ सेंटीमीटर का अपना हाथ से नाप के, ठीक। अब वो क्या आपका हाथ भी भेज देंगे आप उसको? क्योंकि आपका हाथ तो आपके पास है, क्या उसके पास एसेसिबिलिटी है आपके उस यूनिट का? नहीं। तो एसेसिबल होना चाहिए, ठीक है। स्केल आपके पास भी, स्केल उसके पास भी, तो स्केल में जो मीटर स्केलिंग है वो यूज़ कर सकता है। अच्छा, टाइम के साथ वेरी नहीं करना चाहिए। टाइम के साथ वेरी नहीं करना चाहिए, दैट मीन्स कि पता चला कि यहाँ पे 1 मीटर का वैल्यू ये है और वहाँ पे जाके 1 मीटर का वैल्यू 150 हो जाएगा, बढ़ रहा है वैल्यू। नहीं, ऐसे तो फिर लोचा हो जाएगा। पता चला कि आप चीटिंग करो या फिर उसको ज़्यादा फायदा हो जाएगा। दिस इज़ प्रॉब्लमेटिक। कंपेयर करो तो हेल्दी कंपेयर करो। इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल, मतलब अगर आप कहीं चाहे वो मीटर स्केल वगैरह बनाना तो वो आराम से वहाँ पे भी क्रिएट हो सकता है, ठीक है, रिप्रोड्यूस हो सकता है। अगर पुराना मीटर स्केल ख़राब हो गया तो भैया दुकान जाएगा, नया मीटर स्केल खरीदेगा। सारी दुकान में ख़त्म हो गया तो फैक्ट्री में नया मीटर स्केल बन जाएगा। ईजिली रिप्रोड्यूसिबल। अब हाथ थ्रू आप रिप्रोड्यूस करोगे कि बस वो नीतीश का हाथ या फिर जो आपका दोस्त है उसी का हाथ फिर से रिप्रोड्यूस करेंगे। भगवान नहीं हो भैया, आप सिर्फ आर्टिफिशियल चीज़ें बना सकते हो, नेचुरल चीज़ें भगवान ही बनाएंगे, नेचर ही बनाएंगे। फिजिकल कंडीशंस पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। सब तो इजी बातें हैं, सिंपल बातें हैं, ज़्यादा हम लोग इस पर फोकस नहीं करेंगे क्योंकि काम की बातें नहीं है, और अगर काम की बातें हैं नहीं तो हम लोग इग्नोर करेंगे। आगे देखेंगे भैया फंडामेंटल यूनिट तो हम लोग सीख चुके थे। एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग कहीं से डिराइव नहीं कर सकते, वो खुद में ही अपने सिंपलर फॉर्म में से होते हैं। सिंपलर फॉर्म होने का मतलब देखिए आप, लेंथ, मास, टाइम, ये फंडामेंटल यूनिट्स है, बेस यूनिट्स होंगे। अरे पहले बता दिया ना, क्वांटिटीज़ फंडामेंटल और डिराइव्ड होते थे, दूसरे यूनिट भी क्या होंगे? फंडामेंटल और डिराइव्ड। मैंने सिखा दिया स्पीड का, ये सब सिखा दिया। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें, स्पीड का क्या आया? मीटर पर सेकेंड, मीटर लेंथ, सेकेंड टाइम। याद है, बेस क्वांटिटी का यूज़ करके हम लोग स्पीड का निकाल रहे हैं। तो स्पीड को हम लोग बेस क्वांटिटी में रखेंगे कि डिराइव्ड में?
डिराइव्ड क्वांटिटी में। वेरी गुड। अच्छा, जब इसका क्वांटिटी डिराइव है तो यूनिट भी क्या होगा? डिराइव्ड। एज सिंपल एज दैट, इट्स अ वेरी हलवा थिंग। अच्छा, एक बात याद जान लें आप, एक और मैं बताता हूँ। जब भी आप बोलोगे ना, जैसे 1 मीटर बोला मैंने, तो 1 मीटर आप इसे समझ लो कि टाइटल है ये, ठीक है। टाइटल में उसका यूनिट 1 मीटर लेंथ बता रहा है, लेंथ का टाइटल है, लेंथ का यूनिट है। तो जब भी इसको जोड़ोगे, घटाओगे, कंपेयर करोगे, तो यू विल ऑलवेज कंपेयर विथ ओनली लेंथ्स, नॉट विद द फोर्स, नॉट विद द मास, नॉट विद द टाइम। व्हाई? बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वायलेट हो जाएगी। याद है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या था? Quantities of the same units are added or subtracted or compared. याद रखना, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अलाउड है। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये मैंने दूसरा तीसरा बार बता दिया, और अगर इसके बाद भी आपको याद नहीं होता तो भैया भैया भैया, गॉड विल इनकारनेट ऑन दिस अर्थ फॉर यू, ताकि आप समझ जाओ सब सारी चीज़ों को। खैर, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोले तो शॉर्ट फॉर्म में ऐसा यूनिट क्या होता है? देखिए, आपका नाम, मान लीजिए आपका नाम है, क्या बोले मैं, मगन। घर का नाम है आपका मगन, लेकिन आपका स्कूल का नाम तो थोड़ा अच्छा होगा ना, जो ऑफिशियल नेम होगा। तो भैया आपका ऑफिशियल नाम है मगन लाल धिंगरा। यह हो गया आपका ऑफिशियल नाम, जिससे सब लोग आपको जानेंगे। आपको नोबेल प्राइज़ मिलेगा, आपको अर्जुना अवार्ड मिलेगा, आपको दुनिया भर का अवार्ड मिलेगा, तो यही मगन लाल धिंगरा को मिलेगा। लेकिन जब हम घर में आपके चचा ताऊ, आपको पता है क्या बोलेंगे? मगनवा, छगनवा, और भी भयंकर भयंकर नाम से बोलेंगे, चुनमुनवा, कुछ भी। तो ये सब जो नाम है, ये सब आपके पेट नेम्स हैं, ऑफिशियल नेम नहीं है। तो यूनिट का भी ऐसा है दोस्तों। यूनिट्स आप अलग अलग तरीके से अलग अलग देशों में अलग अलग कंपेरिजन होता है, बट आपको जब इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हो तो आपको एक ऑफिशियल यूनिट की जरूरत पड़ती है, जिससे सबके पास एसेबिलिटी हो। उस सिस्टम को बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। समझ में आ रहा है आपको? ऐसा सिस्टम बोलते हैं। देखिए, अलग अलग तरीके के ऐसा सिस्टम हो चुके हैं, इंटरनेशनल सिस्टम हो चुके हैं। उस सब में से जो एक फेमस वाला वो मैं सिखाऊंगा, ऐसा यूनिट, ठीक है, जो फ्रेंच में डेवलप हुआ था, फ्रांस में। पहला जो सिस्टम है वो FPS सिस्टम है। FPS मतलब आप समझो, F मतलब होता है फुट, P मतलब होता है पाउंड, पाउंड तो आपको याद ही आ रहा होगा कुछ ना कुछ, और S मतलब होता है सेकेंड। फुट मतलब लेंथ का यूनिट हम लोग फुट में करते हैं, मास का यूनिट पाउंड में करते हैं। याद है, केक वगैरह खरीदते हो तो बोलते हैं 1 पाउंड, और सेकेंड। अच्छा, पाउंड से आप याद रखोगे कि पाउंड किसका डॉलर का, पाउंड किसका करेंसी होता है? तो आप जानते हो पाउंड करेंसी होता है ब्रिटिश का, ब्रिटेन का। तो ये कैसा सिस्टम है? FPS सिस्टम कहाँ लगता था? ज़्यादा लगता था FPS में, सॉरी, ब्रिटिश सिस्टम काम करता था। ब्रिटिश सिस्टम अब उतना ज़्यादा नहीं काम करती है अब, तो वो अब उतने वेग यूज़ में नहीं है, ठीक है। चलिए, लेकिन आपको जानना चाहिए CGS सिस्टम। CGS सिस्टम क्या होता है? सेकंड जो सिस्टम है वो है CGS सिस्टम। फुल फॉर्म में ही आपका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है CGS। C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम, और S मतलब तो आप जानते ही हो, S मतलब क्या होता है? सेकेंड। यानी जो लेंथ मास टाइम है, लेंथ को सेंटीमीटर में नापेंगे, मास को ग्राम में नापेंगे, और टाइम को सेकंड में नापेंगे। इस CGS पे फोकस करना अच्छे से। लेंथ का क्या होता है बताओ? सेंटीमीटर, C। मास का क्या होता है बताओ? ग्राम, G। और टाइम का बताओ? सेकंड, S। बहुत अच्छा, ये फोकस करना। क्यों इसे मैं फोकस करा रहा हूँ बताऊंगा आपको, क्योंकि बहुत सारे यूनिट को आपको जब कन्वर्ट करना होगा तो उसका CGS यूनिट भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 105% कृष्णाज गारंटी। याद है आपको? तो CGS यूनिट इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखना आप इसको। नेक्स्ट जो सिस्टम है वो है MKS सिस्टम। MKS सिस्टम ही ऐसा ही सिस्टम आगे चल के बन जाता है। MKS सिस्टम क्या है मैं बता दूँ आपको। MKS मतलब M मतलब हो गया मीटर, K मतलब किलोग्राम, और S मतलब सेकंड। यानी लेंथ मास टाइम को आप मीटर, किलोग्राम और सेकंड में नापोगे। वही आगे जाके क्या बन जाएगा? SI सिस्टम बन जाएगा। इसको बोलते हैं फ्रेंच फूड। देखिए, ये देखो, समझिए, सिस्टम ही इंटरनेशनल है। अब बोलोगे भैया आप बोलते हो SI और वहाँ लिखे हो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि फ्रेंच में जो वर्ड है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के लिए, वो वर्ड है सिस्टमे दे इंटरनेशनले। अब बोलोगे कहाँ भैया? यहाँ देखिए, सिस्टमे दे इंटरनेशनले। दैट मीन्स फ्रेंच में S पहले आया और I पहले बाद में आया, इसलिए SI सिस्टम, ऐसा यूनिट। कुछ नहीं, वही MKS सिस्टम आगे चल के क्या बन गया? SI यूनिट। कोई तकलीफ? ऑब्वियसली कोई तकलीफ नहीं होगा यार, इतना सुंदर पढ़ा रहे, कैसे कोई तकलीफ होगा। चलिए, हमारे पास अभी है समय, तो वी विल यूज़ इट विद द बेस्ट नॉलेज ऑफ माइंड। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो ऐसा यूनिट को जब सबसे पहले स्टैंडर्ड सिस्टम माना गया था, वो माना गया था जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट। ऑब्वियसली आप हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो, तो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बट अब एक अच्छा बच्चा जो होता है ना, वो ऐसा नहीं पढ़ता कि नॉट इंपॉर्टेंट, वो लास्ट मोमेंट में जब एग्जाम का तैयारी कर तब पढ़ता है। अभी आप एकदम पूरा अच्छे से पढ़ो, सब कुछ डिटेल लो। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट जो हुआ था 1971 में, उस समय अडैप्ट करा गया था, ठीक है।
जो सिस्टम MK सिस्टम था उसी को रेशनलाइज करके थोड़ा और मॉडिफाई करके SI यूनिट बन गया। बहुत अच्छे, चलिए अपन आगे सीख चुके हैं, समझ सके हैं। आहा, वेरी गुड। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस एनर्जी। याद है ये 7 क्वांटिटीज़, ये 7 क्वांटिटीज़ थे हमारे। कैसे क्वांटिटीज़? मैं लिखूं, मैं बोलूं, लिखता हूं। कैसे क्वांटिटीज़ थे? बेस क्वांटिटीज़। अच्छा, बेस क्वांटिटीज़ के जो यूनिट होते थे कैसे यूनिट थे? बेस यूनिट। और बेस यूनिट से जो डिराइव होते थे फॉर्मूला वगैरह बन के, उसको कैसे क्वांटिटी बोलते थे? डिराइव्ड क्वांटिटीज़ या फिर डिराइव्ड यूनिट। हैं जी? चलिए, बहुत अच्छे। ये सब डेफिनेशंस हैं मीटर के, केजी के, सेकंड के। कुछ तो डेफिनेशन मानोगे ना स्टैंडर्ड के भी। ये स्टैंडर्ड भी एवं ही होगा। स्टैंडर्ड वो चीज़ होता है जो फिक्स होता है, उसका डेफिनेशन भी फिक्स होना चाहिए। तो सारे साइंटिस्ट लोगों ने, सारे फिजिस्ट ने मिल के एक डेफिनेशन हम लोग को दे के रखा है। वो सारे डेफिनेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये सारे डेफिनेशन मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका है। अब मैं फिर से बोलूँ, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप इसको जाके रिविजिट करें, उसमें देखें अगर आपका ये मिस हो चुका है तो। और अगर नहीं भी मिस हुआ है तो फिर से जाके देखें इस वीडियो के बाद। आपका रिविज़न ज़रूरी है, और दोस्तों को भी दिवाएं, उनका भी रिविज़न ज़रूरी है। तभी तो आप कंपेयर करोगे तो एक हेल्दी कंपेरिजन होगा, हेल्दी कॉम्पिटिशन होगा। लेट्स बिगिन। तो भैया ऐसा है कि लेंथ का यूनिट होता है मीटर, सिंबल होता है M, डेफिनेशन डीलिंग। मास केजी पढ़ चुके हैं, किलोग्राम डीलिंग। टाइम सेकेंड S डीलिंग। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर A डीलिंग। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर आप जानते हो केल्विन होता है, डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट में ही बोलोगे, वो तो कॉमन के पैरलाइंस में यूज़ होता है। उसका जो असली ऐसा यूनिट है टेम्परेचर का वो है केल्विन। थर्मोडायनेमिक मतलब समझो, थर्मो मतलब होता है, मैंने सिखाया था आपको, थर्मो वर्ड का मतलब जब भी आपको दिखे, थर्म वर्ड का मतलब होता है हीट। और डायनेमिक का मतलब क्या होता है? डायनेमिक वर्ड मतलब होता है मोशन। और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि भैया हीट कभी भी मूव करेगा तो बिकॉज ऑफ कौन सा डिफरेंस बताओ, आप तेज हो, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। इलेक्ट्रिक करंट चार्ज कभी भी मूव करेगा तो किसी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस। वाटर कभी भी मूव करेगा, वाटर करंट बिकॉज ऑफ हाइट डिफरेंस या फिर कंसंट्रेशन डिफरेंस। बताओ, अगर हवा एयर मूव कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? मूविंग एयर इज कॉल्ड, बताइए। मूविंग एयर इज कॉल्ड, माई फ्रेंड, मूविंग एयर इज कॉल्ड। आप तेज हैं तो बताना चाहिए विंड। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। एंड फॉर विंड के फ्लो के लिए आपको क्या चाहिए? प्रेशर डिफरेंस। यानी भैया किसी भी फ्लो के लिए आपको हमेशा एक डिफरेंस चाहिए, प्रेशर डिफरेंस, चाहे वो टेम्परेचर डिफरेंस, चाहे पोटेंशियल डिफरेंस, चाहे वाटर हाइट डिफरेंस, कंसंट्रेशन डिफरेंस। And these are natural flows from high concentration to low concentration, high pressure to low pressure, high temperature to low temperature, high potential to low potential. जो भी आप डिफरेंस क्रिएट करोगे उस हिसाब से नया करंट पैदा होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर हीट करंट के बारे में बताता है, केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप जानते हो, मोल के बारे में हम लोग पढ़े भी थे 11वीं क्लास में कि छोटे क्वांटिटीज से डील करते हैं तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो जाता है, तो उस डील के लिए एक ढेरा बना के हम लोग उसका नाम दे दिए। वो ढेरा का नाम है 1 मोल। व्हाट इज़ 1 मोल? 1 मोल में कितनी वैल्यूज होती है? कोई बताएगा? है कोई तेज? चलिए, नहीं है तो मैं बता देता हूँ, अगर है तो आप अपना देख लेंगे आपका आंसर सही है कि नहीं। 6.022 इंटू 10 के पावर 23 10 पावर 23। इसमें 3 चीज़ें होती है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, मतलब मेनली 3 चीज़ें होती हैं। एटम्स हो सकती हैं, या तो वो आयंस के फॉर्म में हो सकती हैं, या फिर वो कौन से फॉर्म में होते हैं बताइए? एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। बहुत अच्छे, मोल समझ लिए। लास्ट में लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस से बताइए लाइट, लुमिनस वर्ड मतलब लाइट, इंटेंसिटी मतलब कितना, वो एक एरिया और एक टाइम पे, पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया पे कितना लाइट गिर रहा है, उसको बोलते हैं लुमिनस इंटेंसिटी। सिखाए थे, हम पूरा एग्जैक्ट सब एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। उसका यूनिट क्या होगा? कैंडेला। बड़ा आसान याद रखना भैया, लाइट कहाँ से जलाते हो? कैंडल से, तो लुमिनस इंटेंसिटी का क्या होगा? कैंडेला। बहुत अच्छा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होगा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होगा मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होगा? मोल। बहुत अच्छी बात है। तो 7 बेसिक क्वांटिटी रिवाइज करोगे मेरे साथ? चलो इसको मैं पढ़ देता हूँ और रिवाइज करो मेरे साथ। पहला तो लेंथ, मास, टाइम, मक्खन है, याद रहेगा, बहुत अच्छा, उसका यूनिट भी नहीं भूलोगे। अगला क्या है? अगला बताओ। हाँ, अगला है इलेक्ट्रिक करंट। अगला क्या है? बोलो, इलेक्ट्रिक करंट। बहुत अच्छे। अगला क्या है? थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, केल्विन। अगला क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। अगला क्या है? लुमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला। हो गया क्या 7? हमको तो लगता है हो गया 7। आप देख लो अपना। अब 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज फिजिक्स में आते हैं, केमिस्ट्री में नहीं थे, तो अब फिजिक्स में है एक्स्ट्रा, तो इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो ध्यान से सुनना। 2 तरह का एंगल पढ़ना है हम लोग को। एंगल का भी यूनिट होता है, एक एंगल है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। अब समझो इस बात को। देखिए, एक मैंने पॉइंट रखा तो इसको बोलते हैं 0 डायमेंशन, और जब बहुत सारे पॉइंट मिला दोगे तो एक ऐसे लाइन बन जाता है। बहुत सारे पॉइंट क्लोज लगा तो एक लाइन फॉर्म होगा।
अब बहुत सारे लाइन बना दोगे तो ऐसे एक फिगर बन जाता है, जिसको हम लोग प्लेन फिगर बोलते हैं। और बहुत सारे प्लेन फिगर बना दोगे तो ध्यान से सुनिएगा, ये इस तरफ का एक सॉलिड फिगर 3D फिगर बन जाता है। तो मैंने क्या सिखाया आपको, 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 1 डायमेंशन कॉम्बिनेशन से बन गया 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन कॉम्बिनेशन बन गया 3 डायमेंशन। इसी लॉजिक से आगे जाओगे, 3 डायमेंशन को जोड़ोगे 3 डायमेंशन तो क्या 4 डायमेंशन बन जाएगा? नहीं, 3 डायमेंशन को 3 डायमेंशन जोड़ोगे यानी क्यू पे क्यू रखोगे तो वो 3 डायमेंशन ही रहेगा, 4 डायमेंशन नहीं बनेगा। फिजिक्स इतना भी आसान नहीं है कि एकदम बस एक बार पैटर्न पकड़ा गया तो हर जगह पैटर्न फॉलो होगा। बट पैटर्न अगर आपका पकड़ाना स्टार्ट हो गया है तो समझ जाइए कि आपको फिजिक्स में मज़ा आने लगा है और फिजिक्स से आप अच्छे स्टूडेंट बन चुके हैं। चलिए खैर, तो भैया 4 डायमेंशन फिर क्या होगा भैया? ये तो भैया आइंस्टीन साहब, न्यूटन साहब, सब मतलब जितने भी फिजिसिस्ट हैं वो लोग डिस्कवर कर रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि टाइम विल बी द 4th डायमेंशन, इस पर डिस्कशन चल रही है। तो खैर मैं अभी जो बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनेंगे। प्लेन एंगल के बारे में बोला जाता है कि जब वो 2D फिगर में होगा उस समय जो वो एंगल बनाता है, जैसे देखिए यहाँ पे सर्कल, रुक जाइए, हाँ यहाँ देखिए आप एक सर्कल जो सेंट्रल एंगल बना रहा है, वो सेंट्रल एंगल को अपन बोलेंगे, सेंट्रल एंगल का जो यूनिट होगा उसका यूनिट हम लोग बोलेंगे रेडियन, और सिंबल क्या होगा? RAD, ठीक है। यही यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कि 1 रेडियन इज द एंगल सेपरेट सेंटर ऑफ सर्कल, जिसका आर्क जो है ना वो लेंथ के बराबर है। आर्क लेंथ के बराबर क्यों बोला गया माय फ्रेंड, मैं बताता हूँ। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं क्लास 11 का, उसमें आप थीटा इक्वल टू L/R पढ़ते हैं, और जहाँ थीटा रेडियन में रिप्रेजेंटेड होती है। L क्या था याद है? लेंथ ऑफ द आर्क, और R क्या था? रेडियस। तो जब लेंथ और रेडियस सेम हो जाएगा तो इसलिए लगता है कि कट जाएगा और वो 1 रेडियन बन जाएगा कट के, तो इसीलिए डिफाइन हुआ है। व्हाट इज 1 रेडियन कोई पूछे तो 1 रेडियन इज द प्लेन एंगल, ध्यान सुनिएगा, 1 रेडियन इज द प्लेन एंगल व्हेन लेंथ ऑफ द आर्क बिकम्स इक्वल्स टू द बोलो रेडियस ऑफ द सर्कल, एज सिंपल एज दैट। बहुत अच्छा, ये तो समझ में आ गया भैया। लेकिन आप देखिए ऐसे थीटा इक्वल टू L/R लिखे हैं, वो D थीटा लिखा है, हमको समझ में नहीं आता। अरे बाबा मैं भी तो बताया, हम समझो। एक होता है डेल वर्ड, डेल मतलब आप समझो कि बड़ा चीज, लेकिन बड़े लेवल पे आप नहीं खेलोगे। जितना आप देखिए, एक बताता हूँ आपको, आप जितना छोटा थे ना उतना बड़ा मतलब माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड आपको दिखाया जा रहा था, बड़ा चीज़ को सिखाया जा रहा था, क्योंकि आप छोटे लेवल पे, डिटेल लेवल पे नहीं खेल पाओगे, नहीं समझ पाओगे। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो आप छोटे छोटे चीज़ों पे बढ़ते जाओगे। फॉर एग्जांपल 10 तक आपने साइंस पढ़ा है ना जी, अब देखिए आपका साइंस बढ़ गया है, आपका साइंस फिजिक्स में बढ़ गया है, केमिस्ट्री में बढ़ गया है, मैथ में बढ़ गया। आपने आर्ट्स वगैरह भी पढ़ा, पहले बात आर्ट्स कॉमर्स भी थोड़ा बहुत और साइंस सब एक साथ पढ़ा 10 तक, वो बढ़ गया, साइंस कॉमर्स आर्ट्स हो गया। अब देखिए साइंस में भी आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अलग अलग करके पढ़ रहे हो, लेकिन साथ में तो पढ़ रहे हो ना, पढ़ना तो तीनों पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये जब आप ग्रेजुएशन जाओगे और बड़ा हो जाओगे तो सिर्फ फिजिक्स पढ़ना रहेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे तो सिर्फ फिजिक्स में सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना रहेगा, और जब PhD वगैरह करोगे तो फिर और उसको डिटेल चले जाओगे। यानी आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हो आपका डिटेलिंग बढ़ते चला जाता है, ठीक है। तो यही मैं बता रहा था कि चूंकि आप अभी आप 11th क्लास में पहुंच गए हो तो आप बड़े चेंज डेल के साथ नहीं खेलोगे, आप खेलोगे छोटे चेंज के साथ। और छोटे चेंज के लिए आता है D फॉर डिफरेंशिएशन। छोटा चेंज के लिए खेलने के लिए कौन आता है? डिफरेंशिएशन। तो भैया मैंने क्या बोला फॉर्मूला, थीटा इक्वल टू L/R। इसको आप जब छोटे लेवल पे खेलोगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा बोलो? D थीटा बराबर DL छोटा लेंथ ऑफ आर्क बटा छोटा रेडियस। यानी सब कुछ क्या हो गया? छोटा छोटा हो गया, सब कुछ क्या हो गया? छोटा छोटा हो गया। इग्नोर करना बैकग्राउंड का आवाज़, ठीक है। तो ये मैंने बोला रेडियन, थीटा इज द प्लेन एंगल, उसका यूनिट क्या होता है? रेडियन, RAD शॉर्ट में बोलते हैं। और ये सब सारी बातें क्लियर हो गई, बहुत अच्छी बात है। इसको मैं यहाँ हटा दूँ, यहाँ रख देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, वहाँ से बार बार हटने का चांस रहता है। दूसरा जो एंगल है जो हम लोग को सप्लीमेंट्री यूनिट पढ़ना है वो है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल मतलब ओबियसली 3D में बनेगा। ये देखिए पिरामिड 3D बन रहा है, यहाँ पे D ओम का सिंबल है वो, इसको बोलते हैं स्टेरेडियन। इसका यूनिट क्या होगा? स्टेरेडियन। ये सॉलिड एंगल है। 1 स्टेरेडियन इज द एंगल सबटेंडेड जब वो एरिया R² के बराबर हो जाए। एरिया किसके बराबर हो जाएगा बताइए? R² के। वहाँ लेंथ था तो R था, लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। इसका यूनिट क्या होगा? मीटर। मीटर कट गया। उसी तरह यहाँ एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर, और रेडियस का स्क्वायर भी क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या बचेगा? उसको नया यूनिट क्या बोलेंगे? स्टेरेडियन। क्या बोलेंगे? स्टेरेडियन। बहुत अच्छे। तो ये तो समझ में आ गया भैया, यही सब लिखा है। देखिए FPS मेट्रिक सिस्टम नहीं है, वही सब बात लिखा हुआ। CGS सिस्टम का क्या नुकसान है ये लिखा हुआ है, देखिए पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा काम का चीज़ कि मेनी ऑफ द डिराइव्ड यूनिट जो है वो बहुत छोटा हो जाता है, बहुत छोटा हो जाएगा CGS में। तो सोचिए बहुत छोटे वाले से आप डील करना आसानी होता, मुश्किल होता है, उसके लिए दिमाग बहुत ज़्यादा चाहिए। कम दिमाग से तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा, आपके पास दिमाग क्या होना चाहिए? ज़्यादा। बहुत अच्छा। MK सिस्टम का क्या फ़ायदा जो है, क्या ऐसा यूनिट बना, उसमें ये होता है कि डिराइव्ड यूनिट्स का जो साइज़ आता है वो अच्छा कन्वीनियंट आता है, आपके लिए कंफर्टेबल है। जब आपके लिए कंफर्टेबल है तो ये अच्छी बात है ना, नुकसान वाली बात तो नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छा सीन है यार सुबह सुबह यहाँ पे।
अब देखिए आगे, हाँ हम लोग का कितना टाइम हो गया, हाँ हम लोग का 26 मिनट टाइम हो गया। उधर साइड हमको लगता है 19-20 मिनट हुआ था, 26 मिनट प्रॉपर हम लोग 1 घंटा का रखेंगे, ठीक है। 1 घंटा में जितना कंप्लीट हो पाए, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है। क्वांटिटी चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप क्वालिटी में फोकस रखो, उसके बाद क्वांटिटी तो यार आ ही जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेट्स कंटिन्यू। तो ऐसा ही डिराइव्ड यूनिट्स कुछ स्पेशल नाम वगैरह दिया हुआ है, आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे। टेबल मैं आपको शेयर कर दूंगा अपनी टेलीग्राम चैनल पे, या फिर आप जहाँ पे भी बोलो घर पे पहुँचा दूंगा, पोस्ट कर दूंगा। तो ये कहानी है। देखिए सबसे पहला क्वांटिटी है फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। इट इज़ द इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। हर्ट्ज, HERZ, हर्मन हेनरिक हर्ट्ज साइंटिस्ट का नाम था, उसके नाम पे पढ़ा है ये, ठीक है। HZ इसका यूनिट क्या होता है, मतलब कन्वर्स ऑफ टाइम पीरियड, तो हो जाएगा इसका यूनिट पर सेकेंड, ठीक है। अब आप आगे देखो, आगे देखो। अगला है प्रेशर या फिर स्ट्रेस। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा पहले उससे पहले एक फोर्स है। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। अरे बाबा तू ऊपर जा रहे बाबा, हाँ चला गया ऊपर। फोर्स का क्या यूनिट होगा बताओ, न्यूटन का याद रखो, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होगा, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब बोलोगे यार kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे हुआ, थोड़ा सा हमको बताइए। तो डिराइव यूनिट हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ याद है आपको, F बराबर माँ। आपको फोर्स कहाँ से मिलती है, आपकी माँ की तरफ से। सब लोगों को फोर्स कहाँ से मिलते हैं, माँ के आशीर्वाद से। F बराबर क्या होगा, माँ। बहुत अच्छा। M मतलब होता है मास मतलब kg, A मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। A मतलब क्या होता है, आप जानते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं जानते हो तो आप जानो, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन याद है, A बराबर dv/dt। तो A इक्वल टू हो गया dv/dt मतलब मीटर पर सेकंड, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कंबाइन करना सीखो, कंबाइन करना दो का। मास का क्या होता है kg, एक्सेलरेशन क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओ भैया एक्सेलरेशन तो नहीं जानते, एक्सेलरेशन का जानो आप, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेरी गुड। उसी तरह प्रेशर और स्ट्रेस, प्रेशर का होता है, स्ट्रेस का होता है पास्कल, उसका होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब लोग भैया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का है, तो उसका लॉजिक बताएं। उसका लॉजिक ये है कि प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बटा एरिया। अब ऐसा कुछ नहीं है कि आप 11 में पहला बार पढ़ रहे हो, 8वां 9वां 10वां क्लास में सब पढ़ चुके हैं यार। और अगर आप बोलते हो कि नहीं पढ़े, तो हम बोलेंगे भैया एक नंबर के आप ना, वो जो निहायती समझ गया ना चलिए खैर। तो वो प्रेशर का यूनिट हो गया क्या हो जाएगा, पास्कल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी तरह एनर्जी का दिया हुआ है। अच्छा प्रेशर और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है बताओ, प्रेशर और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है। दोनों तो सेम लिखा हुआ है, तो दोनों सेम चीज़ है, ये दोनों अलग चीज़ है। अलग है तो कैसे अलग है, ये सब आपको पता होना चाहिए। वर्क, एनर्जी, क्वांटिटी ऑफ हीट, पावर, रेडियंट फ्लक्स, सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। आप आराम से ये पूरा टेबल पढ़िए, ठीक है। क्योंकि मैं एक चीज़ पे अब जाऊँगा तो भैया पूरा ज़िंदगी लग जाएगा, और पूरा ज़िंदगी तो हमारे पास है नहीं, तो हम लोग उसको अवॉइड करेंगे। हैं जी। अब हम लोग एक एग्जाम्पल से यूनिट कन्वर्जन सीख लेते हैं, और एडवांटेज ऑफ ऐसा यूनिट भी सीख लेते हैं। ठीक है। हाँ, फिर पावर ऑफ 10 एब्रीविएशन भी पढ़ लेंगे हम लोग, फिर सम इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट भी पढ़ लेंगे, और इसके बाद हम लोग आज को समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक हम लोग अब करेंगे, और हम लोग का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ज़्यादा नहीं, 1 घंटा ही हम लोग अपना क्लास रखेंगे, क्योंकि उतना ही हम लोग का रिटेंशन पावर रहता है। तो चलिए लास्ट चीज़ सीखते हैं, मतलब लास्ट का 3 चीज़ में थर्ड लास्ट सीखते हैं, फिर सेकेंड लास्ट, फिर फर्स्ट लास्ट, मतलब लास्ट। तो खैर यूनिट कन्वर्जन करना है आपको, मान लीजिए तो आपको कंपेयर करना है 3 मिनट को सेकंड्स में कंपेयर करना है। चलिए जैसे हमको क्वेश्चन दिखा तो हम लोग करते हैं कन्वर्ट का, तो हलवा है। आपको कन्वर्ट करना है 3 मिनट को कहाँ करना है, सेकंड्स में, है ना जी, ध्यान सुनिएगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि भैया 1 मिनट में कितना सेकंड्स होता है। 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। बहुत अच्छे। अब एक बात बताऊँ आपको जो चाहिए, एक तो डायमेंशनल फार्मूला, उस आपको जो चाहिए वो लिखो आप। तो ध्यान से सुनना, अच्छे से समझ में आएगा आपको। आप यहाँ का 1 को ऐसे तो लिख सकते हो कि नहीं, ऐसे लिख सकते हो, 1 मिनट बटा 60 सेकेंड, हाँ या ना। अरे यार ये राइटिंग थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, एक काम करता हूँ मैं अच्छे से लिखता हूँ वापस से। 1 बराबर आप क्या लिख सकते हो, 1 मिनट, MIN लिख देता हूँ, M से आप कन्फ्यूज हो जाओगे क्योंकि मीटर लिखा है, 60 सेकेंड, है ना जी। बराबर आप क्या लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो बताओ, 60 सेकेंड बटा 1 मिनट।
अब दोनों से सेम चीज़ है तो कट के 1 आ जाएगा, दोनों सेम चीज़ तो कट के 1 आ जाएगा। बहुत अच्छा, ये तो समझ में आ गया भैया। लेकिन आप पूछो अपने आप से कि आपको चाहिए, यहाँ पे था मिनट और आपको चाहिए था सेकंड, है ना जी। आपको मिनट से क्या चाहिए, सेकंड चाहिए। तो आप हमेशा 1 को वैल्यू वो रखोगे, इसको यूनिट फैक्टर बोल देते हैं। याद है हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े थे यूनिट फैक्टर मेथड, उसमें क्या सिखाया था, यूनिट फैक्टर मेथड में ये सिखाया था आपको कि आपको यूनिट फैक्टर का वो वैल्यू रखना है जो ऊपर मिनट और ऊपर सेकंड। क्या चाहिए, क्या आपको मंजिल में क्या चाहिए, मंजिल में आपको सेकंड चाहिए ना, तो आप ये वाला वैल्यू लोगे, ठीक है, ताकि मिनट मिनट कैंसिल हो जाए ऊपर नीचे से और बस सेकंड बचे। अच्छा, अगर आपको मिनट में कन्वर्ट करना रहता है तो आप ये वैल्यू लेते, दोनों वैल्यू सेम ही है, 1 ही आएगा, दोनों सेम चीज़ कट के 1 आ जाएगा। लेकिन आपको कौन सा लेना है, किससे गुना करना है, ये। और अगर ये फिर भी नहीं समझ में आएगा तो और बेसिक तरीका तो मैं एक चीज़ और सिखाऊंगा, यूनिटरी मेथड। ये था यूनिट फैक्टर मेथड जो हम लोग केमिस्ट्री में सीखे थे, और एक यूनिटरी मेथड सिखाऊंगा। यूनिटरी मेथड भी मैं सिखाऊंगा, अरे बाबा आप दूसरा तीसरा क्लास में सीखे थे, भूल गए तो मैं आपको याद दिला दूंगा। आप लोग सब हनुमान है ना जी, हनुमान कैसे अपना शक्तियाँ सारा भूल गए थे, उसी तरह आप लोग भी हैं, आप लोग भी सारा शक्ति भूल गए हैं। तो मैं जामवंत अपना रोल निभाऊंगा और आपको याद दिलाऊंगा कि यूनिटरी मेथड क्या होता है। फिलहाल आप यूनिट फैक्टर मेथड सीखो। तो देखिए मैंने क्या बोला था आपको, आप सीखिए कि 3 मिनट को आपको कन्वर्ट करना है सेकेंड्स में। तो भैया आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे 3 मिनट और गुना 1 लिख सकते हो। 1 को आप लिखो ऐसे, ऊपर लिखो 60 सेकेंड और नीचे लिखो 1 मिनट। दोनों सेम चीज़ है कि नहीं, हाँ दोनों सेम चीज़ है भैया। मिनट मिनट का हो गया, कट गया। 3 गुना 60 क्या होता है, 180 सेकेंड। आई होप यू गेट इट, दिस इज यूनिट फैक्टर माई मेथड, सॉरी यूनिट फैक्टर मेथड माई फ्रेंड। थोड़ा एने हो गया, चलिए कोई बात नहीं। अब मैं आपको सिखाता हूँ यूनिटरी मेथड, दोनों तरीके से सिखाऊंगा, ध्यान से रखेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। एक यूनिट होता है बड़ा यूनिट, जैसे मीटर एक बड़ा यूनिट है, मिनट एक बड़ा यूनिट है, और सेकेंड जो होता है एक छोटा यूनिट है, ठीक। ये बड़ा यूनिट है, ये छोटा यूनिट है। बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में जाओगे तो चीज़ें जो नंबर होगा क्या होगा, छोटा यूनिट में नंबर क्या होता है, बढ़ जाता है। अच्छा, बड़ा यूनिट में नंबर क्या होता है, छोटा हो जाता है। अब एक बात बताओ, अगर तुमको बड़ा करना है किसी चीज़ को तो मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, तो तुम बोलोगे कि भैया मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम लोग सीखे हैं मल्टीप्लाई से क्या होता है, चीज़ें बड़ी होती हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, देखिए चीज़ें बड़ी हो रही है। और अगर छोटा करना है तो डिवाइड, 25 भागा 2 16, 16 भागा 2 8, 8 भागा 2 4, 4 भागा 2 2, 2 भागा 2 1, छोटा हो रहा है। यानी अगर हमको बड़ा करना है तो गुना, और अगर हम छोटा करना है तो बोलो बोलो बोलो, क्या यार तुम लोग कुछ नहीं बोल पाते। अगर तुमको छोटा करना है किसी चीज़ को तो तुमको डिवाइड करना पड़ेगा बाबा, और अगर तुमको बड़ा करना है किसी चीज़ को तो तुमको मल्टीप्लाई करना रहेगा बाबा। बस यही है यूनिटरी मेथड। अब बोलेंगे कैसे, सिखाइए, सिखाते हैं, ध्यान सुनिए सुनिए। 3 मिनट को सेकंड में लाना है। आप बताओ सेकंड मिनट के हिसाब से कैसा है, स्मॉलर यूनिट की बिगर यूनिट, तो बोलेंगे स्मॉलर यूनिट। स्मॉलर यूनिट में चीज़ें न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आती है, बड़ी बड़ी बड़ी, क्या आती है, बड़ी बड़ी बड़ी। और बड़ा चीज़ को क्या बोले थे, बड़ा करने के लिए मल्टीप्लाई। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मिनट में कितना सेकंड, 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड। तो 60 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। 3 गुना 60 कितना हो गया, 180 सेकेंड। कोई तकलीफ, मैंने क्या बोला, यूनिटी मेथड बड़ा आसान है, ये तो ज़्यादा बेटर लगा होगा आपको यूनिट फैक्टर मेथड। लेकिन दोनों सीखो, आप तेज हो ना, इसलिए दोनों सीखो। मैंने क्या बोला, आप आइडेंटिफाई करोगे आपका यूनिट जो आपको लाना है वो स्मॉलर की बड़ा बिगर है, तो आप सोचोगे सेकंड क्या है, स्मॉलर की बिगर, स्मॉलर यूनिट कंपेरिजन में मिनट के हिसाब से। तो भैया स्मॉलर यूनिट में जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है वो क्या आती है, छोटा की बड़ा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन यूनिट का एंड के साथ, जब क्वांटिटी कॉस्ट सेम हो तो। बहुत अच्छा, ये भी समझ में आ गया। बड़ा करने के लिए आप डिवाइड करोगे, गुना करोगे, सिखाया था ना, बड़ा करोगे मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करो कितना से, क्या है कन्वर्जन, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। सीख गए कि नहीं सीख गए, यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, आप आराम से पढ़िए। देखिए डिग्री जो यूनिट होता है, जो आप एक अगला जो क्वेश्चन है इसमें, डिग्री में 1 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन वगैरह में, तो ध्यान से सुनो। डिग्री और रेडियन एंगल को मेजर करने के 2 तरीके। जो 10वां तक आप बात करते थे वो किस में बात करते थे, डिग्री में। अब वही डिग्री क्या बन गया है भैया, रेडियन बन गया है 11 क्लास में। तो रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना आपको बहुत आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि देखिए मैथ में भी ना, मैथ में आप जब पढ़ोगे अपना ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का, उसने आप डिग्री से रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना तो सीख ही रहे होगे, वही चीज़ है यहाँ पे। तो जब वही चीज़ है भाई, तो क्या तुमने वो वहाँ नहीं सीखा अच्छे से, नहीं सीखा तो फिर धिक्कार है तुम पे कि तुमने क्यों नहीं सीखा अच्छे से। देखिए स्मॉल लेटर सिंबल्स, यही सब कुछ थोड़ा सा राइटिंग असाइनमेंट लिखा हुआ कि स्मॉल लेटर्स सिंबल के लिए हमेशा स्मॉल लेटर यूज होता है, कभी भी आप बिग लेटर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, हमेशा स्मॉल लेटर सिंबल के लिए नॉर्मली, ठीक है। सिंबल्स कभी भी फुल स्टॉप के बाद नहीं रुकते, मतलब कि अगर आप ऐसे लिखे हो, जैसे फॉर एग्जांपल 1 मीटर, वैसे फुल स्टॉप नहीं दोगे, वो सही नहीं रहता। इनिशियल लेटर ऑफ ए सिंबल इज कैपिटल ओनली व्हेन द
यूनिट इज़ नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट। अगर यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे, फॉर एग्जाम्पल हरमन हेनरिक हर्ट्ज, हर्ट्ज में एच जेड साइंटिस्ट के नाम पे है, तो एच हमेशा कैपिटल रहेगा, छोटा नहीं रहेगा। अगर कोई एच जेड छोटा एच जेड लिखता है तो वो गलत यूनिट लिख रहा है, समझो। ये सब डिटेल्स वेरी इंपॉर्टेंट है। और भैया कभी भी सिंबल्स प्लूरल फॉर्म में नहीं होते, सिंबल्स ओनली एग्जिस्ट इन कैसा फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म। ये सब कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो आपको आपने पढ़ा है मेरे से, तो अब आपको पता होगा, और आपके दोस्तों को जाहिर सी बात है नहीं पता होगा। तो कोई भी दोस्त अगर आपको बहुत तेज बन रहा है, कह रहे हैं यार हम सब पढ़ के रखें, तो उसको ये वाला क्वेश्चन ऐसे फेंक के मारो, परास्त हो जाएगा, क्योंकि उसको घंटा पता नहीं होगा। हाँ, अगर तेज दोस्त है तो पता होगा, फिर आप परास्त हो जाओगे। अपने आप को मजबूत करो। तो भैया एडवांटेज क्या क्या है ऐसा इस सिस्टम के बाकी सारे सिस्टम के? पहला बात तो कोहेरेंट है। कोहेरेंट मतलब आप समझिए कि इसमें सारी चीज़ें जो डिराइव्ड हैं और जो मतलब बेसिक क्वांटिटी जो डिराइव किए हैं वो सारी साइज कन्वीनियंट है, ठीक है। कहीं भी कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं आता। डिस्क्रिपेंसी मतलब कि कोई भी कहीं कोई खराबी नहीं है कि यहाँ पे कुछ लोचा हो गया, वहाँ पे कुछ लोचा हो गया। इसको बोलते हैं कोहेरेंट सिस्टम, सब जगह से एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। ऐसा ही जो रेशनल सिस्टम, रेशनल सिस्टम मतलब आप समझो कि सारे सिस्टम में रीज़न पे बेस्ड सब जगह सेम चीज़ होगा, सब जगह सेम लॉजिक लगेगा। जैसे एनर्जी की यूनिट आप कहीं भी देख लो, हीट एनर्जी रख लो, कोई दुनिया काइनेटिक एनर्जी रख लो, पोटेंशियल एनर्जी, सबका यूनिट पता है क्या आएगा? जूल, क्योंकि सब एनर्जी का फॉर्म है। दिस इज रेशनल सिस्टम। ऐसा एक मैट्रिक सिस्टम है। मैट्रिक सिस्टम उसको बोलते हैं जो मीटर पे बेस्ड होता है, मतलब 10 के पावर्स पे काम कर रहा होता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक सिस्टम बोलते हैं। अब जब 10 के पावर्स पे काम करेंगे तो हम लोग 10 से बड़ा कंफर्टेबल है। सोचो आपको गुना करना होगा 5 से, 6 से, 10 से, सॉरी हाँ, तो किससे ज़्यादा आसान से गुना हो जाएगा? ऑब्वियसली 10 से गुना हो जाएगा। मेन चीज़ क्या है? मेजरमेंट, कंपेरिजन, क्वांटिटीज़ आप कैलकुलेट कर रहे हो। कैलकुलेशन में आसानी किससे गुना होगा? 10 से। इसलिए हम लोग मैट्रिक सिस्टम यानी ऐसा सिस्टम यूज़ करते हैं। अच्छा, ये एक एब्सोल्यूट सिस्टम है यूनिट का। एब्सोल्यूट सिस्टम होने का मतलब क्या हो गया भैया? ये कभी भी चेंज नहीं होगा, फिक्स है ये, ठीक है। और ये कभी भी ग्रेविटेशनल यूनिट वगैरह जो कि डिपेंड करती है वैल्यू अलग अलग सब्सटेंसेस पे, सर्कमस्टेंसेस पे, अलग अलग सब्सटेंसेस पे, तो वो तो चेंज होने पे रखती है, तो वो रिलेटिव हो जाएंगी। बट ये ऐसा सिस्टम अपना कैसा है? एब्सोल्यूट है। यही देखिए यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन वगैरह दिया हुआ है। देखिए मिनट टाइम का यूनिट है, सेकंड में चला गया। ये सब जनरल यूनिट है टाइम वगैरह के, जो ऐसे सिस्टम से बाहर है लेकिन बहुत यूज होते हैं। आवर का तो 60 मिनट आप जानते हो, उसको कन्वर्ट करोगे सेकंड में 3600 सेकंड्स आता है। डे 24 आवर्स जब कन्वर्ट करोगे तो 86,400 सेकंड्स होगा, ठीक है। उसी तरह ईयर को कन्वर्ट करो, उसी तरह डिग्री, फिर उसी तरह लीटर, ये सब आउटसाइड द सिस्टम है। जैसे कैरेट आप जानते हो कि 22 कैरेट का हम लोग वो ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, 24 कैरेट नहीं। 24 कैरेट इतना सॉफ्ट होता है कि उसे ज्वेलरी बनेगा ही नहीं, ठीक है। ये सब सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और जानते भी होंगे इन जनरल लाइफ। अच्छा, एरिया का देखो, एरिया का यूनिट तो ऐसे आप जानते हो, एरिया का यूनिट आप मीटर स्क्वायर जानते हो, बट हेक्टेयर जो आम बोलचाल की भाषा में होता है, तो जो वो 1 हेक्टेयर होता है, ये जो 1 हेक्टेयर होता है वो 10 के पावर 4 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। बोले तो 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। यानी अगर आपके पास इतना खेत है तो आप बोलोगे कि 1 हेक्टेयर खेत है मेरे पास। अब बोलोगे भैया एकड़ भी तो होता है। तो सब चीज़ें आप धीरे धीरे करके, फॉर एग्जाम्पल देखो, देखिए एरिया, एकड़ में 40 से 43 4047 मीटर स्क्वायर होता है। हेक्टेयर में 10/4 मीटर स्क्वायर होता है। बार्न भी यूनिट होता है, BARN, एरिया का यूनिट होता है 10⁻28 मीटर स्क्वायर होता है। बहुत छोटा के लिए बार्न यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा के लिए वो सब यूज़ होता है, जो मैंने बताया एकड़ हो गया, हेक्टेयर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें हैं और ये सब तो हम लोग कर चुके हैं। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट है कि एब्रीविएशन इन पावर्स ऑफ 10। एब्रीविएशन इन पावर ऑफ 10 हम लोग थोड़ा अच्छा समझ लेते हैं, इसमें तो बहुत कम ही दिया है पावर। अच्छा दिया है, सारा दिया है। चलिए मैं आपको सिखा देता हूँ। जिस तरह से मेरे को याद है उसी तरह आपको भी याद होना चाहिए। क्या होता है? सबसे पहले आप समझो एटो। ओ भाई, अच्छा यहीं लिखूँ? हट जा भाई, तू हट जा, उसके बाद मैं लिखूँगा। हाँ हट गया, ठीक है। क्या होता है कि ऐसे लिखने के चक्कर में ना वो सोचता है कि हम उसको नीचे बुला रहे हैं, बल्कि हम उसको बुलाते नहीं हैं। क्या लिख रहा हूँ आपको पता चल जाएगा, आप थोड़ा बस सब्र रखो। एटो, फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, राइटिंग नोट करना, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, छोड़ो नहीं लिखा रहा तो हम बोल देते हैं मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जोटा, ऐसे ब्रोंटो, जियो ऐसे चलता है। देखो जो एटो होता है ना वो 10 की पावर -18 होता है। ये जो फेम्टो होता है 10⁻15 होता है। पिको जो होता है 10⁻12, 10⁻9, 10⁻6। क्या देखे कि बार बार 3 गैप आ रहा है।
और -18 मतलब ये छोटा यूनिट है ये सब, ठीक है। मिली मतलब 10-6 बताया था ना, 10-3, 10-2, 10-1। यहाँ क्या देखिए, यहाँ एकक का गैप आ रहा है, मिली से 10 एकक का गैप आता है। यहाँ 10.0, यहाँ मीटर कुछ होगा, मीटर होगा, लेंथ होगा, मतलब सेकेंड होगा, कोई भी बेसिक यूनिट होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे डेका 10/1, हेक्टो 10/2, किलो 10/3, हो गया, 3 तक पहुँच गए। जैसे ही तुम 3 के बाद पहुँचते हो तो तुम्हारा 3 का जंप होता है। मेगा 10/6, गीगा 10/9, मेगा गीगा टेरा 10/12, इस तरह से आगे चलता है। समझ में आ गया आपको? तो यही सब अगर आपको मेरा राइटिंग बिल्कुल बर्बाद लगा के रहा क्या ही लिखा है तो यहाँ समझ लो आप। देखो मैं सिखाऊँ, दिखाऊँ, एटो, फेमटो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, ठीक है। इधर आ जाओ, पीछे आ जाओ, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा, समझ में आ गया? तो 10-18 से स्टार्ट के 10-18 तक पहुँच गए। ये सब हायर यूनिट्स हैं, बिगर यूनिट्स, और ये सब स्मॉलर यूनिट्स हैं। बोलेंगे भैया नहीं समझ में आया। अच्छा समझाओ, मान लो आप छोटे लेवल पर टाइम को खेल रहे हो 1 पिको सेकेंड, तो आप पता है 1 पिको सेकेंड को क्या लिखोगे? 10 की पावर -12 सेकेंड। और मान लीजिए कि ये नहीं आया और आया कि 5 पिको सेकेंड, तो बोलोगे 5 गुना 10-12 सेकेंड, 7 पिको सेकेंड, 7 गुना 10-12 सेकेंड। अच्छा 7 नैनो सेकेंड आ गया या फिर 7 नैनोमीटर आ गया तो क्या लिखोगे? 7 नैनोमीटर आ गया तो कुछ नहीं भैया, आप लिखोगे 7 गुना, नैनो को क्या बोल देते याद है? 10 की पावर -9, रट लेना, काम का बात है, 10 की पावर -9 मीटर, इस तरीके से। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे तो एक मैं कुछ चीज़ें और बता दूँ। एक होता है एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम भी यूनिट है इसी में, पावर 10 में, इसको लिखते हैं 10 की पावर -10, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम सेकंड तो 10-10 सेकंड, 1 एंगस्ट्रॉम मीटर तो मतलब 10-10 मीटर, ऐसे करके। अच्छा फर्मी भी होता है एक, ठीक है। ये जो फेमटो है ना, फेमटो ही फर्मी के नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं 10-15, ठीक है। अच्छा कुछ सिंबल्स के कुछ यूनिट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो ये सब यूनिट वगैरह भी, डेका को क्या बोलते हैं? हेप्टो को एच बोलते हैं, किलो को के बोलते हैं, मेगा को एम बोलते हैं, इसमें तो आसान है, ठीक है। डेसी को डी बोलते हैं। अच्छा डेसी, डी मतलब डेसी और डेका मतलब डी है, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। सेंटी मतलब सी, मिली मतलब एम, बट फ़र्क यहाँ पड़ता है कि अगर आपको माइक्रो वर्ड लिखा लो, माइक्रोमीटर, अरे यार चिसा कहा जाता है, अच्छा वापस लिखता हूँ, माइक्रो वर्ड लिखा लो, ठीक है। माइक्रो वर्ड के लिए सिंबल ये होता है, म्यू टाइप का, म्यू बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, ये देखिए म्यू। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो क्या है, एंगस्ट्रॉम क्या है, फर्मी क्या है। देखिए आगे जाके ये सब लिखा हुआ ही है कि कुछ अगर इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट अगर आप देखोगे तो प्रैक्टिकल यूनिट पर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब जो डिस्टेंस है हम लोग का अर्थ से लेकर सन का, वो आपको पता होना चाहिए कि 1.496 × 10⁻11 मीटर है। नॉर्मली ये सब वैल्यू रटे हुए होते हैं, ठीक है, आपको तो पता ही होगा। फिर लाइट ईयर, अब बोलोगे लाइट ईयर तो भैया ईयर मतलब हमको टाइम का यूनिट लग रहा है, नहीं, एक ईयर में लाइट कितना ट्रेवल करता है वो तो डिस्टेंस है, यानी वो डिस्टेंस का यूनिट है, वो होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। अभी मैंने क्या सिखाया था? 1.496 × 10⁻11 मीटर, और ये क्या है 9.46, ठीक है, × 10⁻15 मीटर, ये लाइट ईयर। ऑब्वियसली देखोगे कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लाइट ईयर जो है वो बड़ा यूनिट है, बिगर यूनिट है। उसके अलावा सबसे बड़ा यूनिट अगर पूछे कि व्हाट इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस, आप बताओ, ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है, वो है पार्सेक, बोले तो पैरालिटिक सेकेंड। चलिए भैया हम लोग का समय तो हो ही गया है, इसको हम लोग खत्म ही कर लेते हैं, बोले लास्ट ही चीज़ था ना हम लोग का। पैरालिटिक सेकेंड मतलब एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना एंगल सस्टेन करती है, उस डिस्टेंस को, उस लेंथ ऑफ आर्क को हम लोग बोलते हैं पैरालिटिक सेकेंड। उसका वैल्यू फिक्स है, 3.26 लाइट ईयर पाया जाता है। यानी सबसे बड़ा यूनिट अगर कोई होगा अति का तो आप बोलोगे पार्सेक, उसके बाद लाइट ईयर, और उसके बाद आता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, बड़ा यूनिट में मैं बता रहा हूँ, अदर देन SI पावर के कन्वर्जन के अलावा। छोटे यूनिट में खेलोगे तो माइक्रोन होगा, माइक्रोन जो प्लास्टिक का साइज होता है माइक्रोन में होता है, माइक्रोमीटर जो कि आप जानते हो 10⁻6 मीटर होता है। नैनोमीटर में खेलोगे आप 10⁻9 मीटर। एंगस्ट्रॉम में बोला था मैंने आपको 10⁻10, एंगस्ट्रॉम का यूनिट देख लीजिए, एक पावर बिंदु ऐसे लगता है। फर्मी में मैंने बता दिया है 10⁻15 मीटर होता है, बहुत अच्छे। लेंथ कन्वर्जन तो सिखाई दिया है, यूनिटरी मेथड और यूनिट फैक्टर मेथड दोनों सिखा दिया है। आगे सीखिए मास का तो पता ही है आपको, क्या बोलते हैं हम लोग, पाउंड बोलते हैं। एक पाउंड में 0.4536 kg होता है, यानी कि पाउंड जो है वो केजी से छोटा यूनिट है, दिख रहा है आपको। एक स्लग भी यूनिट है मास का, 14.59 kg। क्विंटल सुने होंगे आपने कि भैया 1 क्विंटल चावल खरीदे, 1 क्विंटल चावल का मतलब कि हम लोग 100 kg चावल खरीदे, ठीक है। टन या फिर मेट्रिक टन, 1000 kg को मेट्रिक टन बोलते हैं, यानी क्विंटल में 100 kg और टन में 1000 kg। ऑलरेडी नोन चीज़ होगा आपके लिए, अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, जान लीजिए। एटॉमिक मास यूनिट, ये भी मास यूनिट है। जब हम लोग केमिस्ट्री में मास को मेजर करते हैं तो एटॉमिक मास यूनिट से करते हैं। दिस इज व्हाट 1/12 ऑफ द कार्बन 12 का आइसोटोप एटम, ये तो था, ये यहाँ पे लिखा हुआ, आप आराम से पढ़िए इसको। टाइम के लिए क्या यूनिट है? टाइम के लिए वही सोलर डे है कि दिन। सेड्रियल ईयर मतलब जब अर्थ एक कंप्लीट रोटेशन लगा लेता है,
एक डिस्टेंस था उसको सेडियल ईयर बोलते हैं। सोलर ईयर जानते हो 365 डेज, 365.25 डेज, यही 2.25 4 दिन में क्या हो जाएगा 4 साल में, मतलब 0.25 को हम लोग ड्रॉप कर देते हैं नॉर्मल ईयर में, और वो आगे आगे जाके एक्यूमुलेट होते होते 4 साल में एक दिन बन जाता है, इसीलिए हम लोग का लीप ईयर आता है, और लीप ईयर हम लोग का 366 का होता है। ये सारा चीज़ लीप ईयर, लूनर मंथ, सेक, ये सब सारे टाइम की यूनिट है। एरिया के बारे में मैंने बता दिया ऑलरेडी कि भैया एक तो होता है बार जो कि छोटा यूनिट है 10⁻18, एक होता है एकड़ 4047 मीटर स्क्वायर, एक हेक्टेयर में कितना मीटर स्क्वायर होगा तो 10⁴ मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, ये सब सारा चीज़ ऑलरेडी डिस्कस्ड है। ठीक, लीटर के लिए हम लोग वॉल्यूम यूज़ करते हैं। अच्छा, वॉल्यूम में एक बार जान लो, बड़ा काम का चीज़ मैं बता दूं आपको, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है, ये सब कन्वर्जन ना आपको बहुत काम का चीज़ आएगा, क्योंकि हम पहले भी बताए थे 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। अच्छा, मीटर क्यूब को अगर तुम सेंटीमीटर में क्यूब करोगे तो 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन यहाँ पे पता है 6 को जीरो लगेगा। पूछो का है, पूछो। अच्छा पूछ रहे हो, बताते हैं। 6 जीरो इसलिए लगेगा क्योंकि देखिए क्यूब है, क्यूब मतलब भैया 2 जीरो का क्यूब करोगे 2⁻3 पावर गुना जाता है, तो 6 जीरो आएगा। अब 6 जीरो में 3 जीरो कट जाएगा, तो गौर करोगे तो 1000 सीटर, यानी 1 लीटर बराबर कितना आ गया, 1 लीटर बराबर आ गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या देखिए 1 मीटर क्यूब बराबर कितना लीटर, 1000 लीटर, लेकिन 1 लीटर बराबर कितना सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, 1 सेंटीमीटर में कितना डेसीमीटर होता है, 10 सेंटीमीटर क्यूब करोगे कितना आ जाएगा, 1000 डेसीमीटर क्यूब। यानी आप तुम बोल सकते हो कि भैया 1 लीटर बराबर 1 डीएम क्यूब, क्योंकि डीसी में तो कन्वर्ट सेम हो जाता है ना। तो मैंने आपको इस तरह से 3 यूनिट बता दिया, मीटर से लीटर में कन्वर्ट करना, लीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, लीटर से डेसीमीटर में कन्वर्ट करना। याद रहेगा, अच्छे से रिवाइज कर लेना, बढ़िया, कोई तकलीफ नहीं होगा। और अगर नहीं समझ में आए तो स्पीड में मतलब क्या करना, वापस से रिकैप करके देख लेना, क्या फर्क पड़ता है। तुम रिकॉर्डेड देख रहे हो, लाइव थोड़ा देख रहे हो कि तुम रिकॉर्ड हम लोग पीछे नहीं कर सकते। हमेशा लेक्चर्स वगैरह या फिर देखो तो रिकॉर्डेड ही देखा करो। ठीक, इसी तरह देखो गैलन भी एक यूनिट होता है, यूएसए यूके में वॉल्यूम वगैरह के लिए यूज़ होता है, अलग अलग यूनिट कन्वर्जन है, सारे यूनिट कन्वर्जन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। प्रेशर के लिए नापने के लिए 1 ATM होता है, 1 ATM में कितना पास्कल, 1.01 × 10⁵ पास्कल। कुछ बेसिक यूनिट अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो धीरे धीरे जब आप पढ़ोगे तो याद होते चला जाएगा। टॉर में देखो, टॉर में 1 mm ऑफ एच जी कॉलम होता है, बार 1 बार में कितना होता है, वही 360 mm, 1 बार मतलब 1 ATM। ठीक है, यही सब सारी चीज़ें यूनिट, प्रेशर वगैरह, टाइम, सब कुछ का कन्वर्जन है। इग्नोर करो, ज़्यादा करने का जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपको दिमाग में छप जाएंगी। एक बार में अगर याद करने लगोगे तो तुम बस हदस के मर जाओगे। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस क्लास। हम लोग आज यहीं तक रखेंगे। बहुत सारी चीज़ हम लोग सीखें, रिवाइज़ करो उसको 2 से 3 बार, जब तक नेक्स्ट वीडियो ना आ जाए। अपना कॉपी में नोट्स बनाओ प्रॉपर, एंड फिर मिलेंगे हम लोग इसी जोश और जज्बे के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, राधे राधे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, बाय बाय।